नमस्ते मैम। हेलो हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम लोग अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। हाँ मैम। सबसे पहली चीज ये कि आज जो हमारा टॉपिक है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से। कोई एक वो दे दो इसके सपोर्ट के लिए प्लीज। तो इसमें हम जब शुरू करेंगे तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्रायः शब्द यूज करते हैं कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट या कॉन्टेम्परेरी आर्ट, समकालीन चित्रकला या समकालीन चित्रकार। तो इस शब्द का बहुत थोड़ा सा मेल होकर के कंफ्यूजन क्रिएट होता है मॉडर्न आर्ट के साथ में। प्रायः हमको समझ में नहीं आता है कि समकालीन चित्रकला से एग्जैक्ट उसका मतलब क्या है। तो मैं सबसे पहले आज थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इस शब्द का क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यदि हम देखें तो जो समकालीन चित्रकला है या समकालीन कला क्या है, समकालीन कला का वर्णन करने के लिए सही शब्द या उसकी परिभाषा ये है कि जो वर्तमान समय में कला हो रही है, खास तौर से जो जीवित कलाकारों के द्वारा की जा रही है, वही कला समकालीन है, कॉन्टेम्परेरी आर्ट है, और वही चित्रकार कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट है। आप समझ पा रहे हैं सभी? हाँ मैम। अब इसमें एक चीज है कि जो भी जीवित व्यक्ति है वो तो इसमें आएगा ही आएगा कॉन्टेम्परेरी आर्ट और कॉन्टेम्परेरी टाइम पीरियड में, लेकिन जिसकी कुछ समय पहले डेथ हुई, मतलब एट प्रेजेंट टाइम से कुछ समय पहले डेथ हुई, उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक। आधुनिक कला या समकालीन कला, इन दोनों में क्या अंतर है विशेष रूप से? तो एक चीज क्लियर समझ लीजिएगा, आधुनिक कला मॉडर्न आर्ट अतीत में एक विशिष्ट अवधि के दौरान निर्मित कला को परिभाषित करती है या उसको बताती है। साथ में आधुनिक कला कई मतलब जो आधुनिक कला मॉडर्न आर्ट के कई ऐसे उदाहरण हैं, साथ में हम जो देखें वो सभी लगभग 200 वर्ष के आसपास के पुराने एग्जाम्पल्स हैं। आधुनिकतावाद एक युग का वर्णन करती है यह आधुनिक कला, उस आधुनिकतावाद के एक युग का। कॉन्टेम्परेरी, जबकि ये जो कॉन्टेम्परेरी आर्ट है वो हम ऐसा मान सकते हैं कि पॉप आर्ट के पीरियड, मतलब कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आधुनिक जो कला है या कॉन्टेम्परेरी, इसमें सॉरी कॉन्टेम्परेरी कला जो है वो पॉप आर्ट लगभग 1960s से 80s के दशक के बीच में बहुत तेजी से इसका प्रारंभ या कह लीजिए शुरुआत हुआ था, इसका कॉन्टेम्परेरी आर्ट का। तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं। अभी एक चीज और है कि इसमें जो मॉडर्न मतलब युग था, एरा था, उसमें फोटोग्राफी और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का काफी समावेश किया गया था, उनको निहित किया गया था कला में या चित्रण में। इसके पश्चात इन्होंने अपने मतलब कि मॉडर्न आर्टिस्ट ने अपनी कलाकृतियों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए, एलिमेंट से मेरा अभिप्राय है कि ऐसे चिन्ह लिए या प्रतीक लिए जो सपनों में हैं या एब्स्ट्रैक्ट हैं, खास तौर से व्यक्तिगत प्रतिभा की खोज करनी शुरू कर दी। मतलब क्या हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी है या कैपेबिलिटी है
जिसको हम चित्रित करके सामने दिखा सकते हैं। ये आधुनिक कलाकारों का था। आधुनिक कलाकारों में एक बहुत कहना चाहिए जिनका कंट्रीब्यूशन सराहनीय है, वो एंजेलो इकार्डी और डेविड क्राकोव हैं, जिन्होंने ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जिन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, कोलाज और हाँ मैम, आप पूछ रहे थे कुछ? एंजेलो और कौन था मैम? हाँ दो मैम, मैं ये अभिनेता पूछना चाह रहा हैं। था कि एक एंजेलो और दूसरे कौन थे? हाँ, दूसरे एंजेलो इकार्डी एवं डेविड क्राकोव। डेविड डेविड क्राकोव, क्राको। हाँ क्राकोव, वा भी है उसमें, क्राकोव। ये दो व्यक्ति या कलाकार ऐसे थे मॉडर्न आर्ट के, जिन्होंने मतलब अपनी कला में स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, कोलाज और आधुनिक मूर्ति कला की मतलब समावेश को प्रारंभ किया, मतलब उसको जोड़ा अपनी कला के साथ में। तो इसमें जो मतलब कहना चाहिए कि एक तो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं पेंटिंग में, आप जानते ही हैं कि ऑयल कलर, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर्स या ग्राफिक के भी जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। तो इन ट्रेडिशनल मेथड्स के अलावा जो नए ट्रेंड्स थे, नए चीजों का समावेश किया, वो क्रेडिट इन दो चित्रकारों को जाता है। एज ए एक्सपेरिमेंटल काम इन्होंने प्रारंभ किया था फॉर मॉडर्न आर्ट। ठीक, अब इसमें एक चीज है कि जो ये मॉडर्न आर्ट है, इसमें सारे इज्म का समावेश होता है। जैसे ये मॉडर्न आर्ट टाइम पीरियड के जो भी कलाकार आप देखेंगे आधुनिक चित्रकला में, उनका वर्क किसी न किसी चित्रकला के इज्म से प्रभावित दिखेगा, या उसमें उसके तत्व साफ साफ दिखाई देंगे। ठीक, जैसे हम बोलते थे पहले अति यथार्थवाद, ठीक, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, दादावाद, फिर आपका ये क्यूबिज्म, अभिव्यक्तिवाद, एक्सप्रेशनिज्म, तो फेविज्म, प्रभाववाद। तो ये सारे इज्म के कोई कोई तत्व किसी किसी मॉडर्न आर्टिस्ट के कार्य में अवश्य झलकते हैं, कहीं कहीं पर उपयोग मतलब दिखता है। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक चित्रकार थे, उनकी शैलियों में पूरी तरह से इस इज्म के तत्वों का प्रयोग नहीं है। कुछ कुछ तो है, कहीं कहीं पे झलक जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी पूरी पूरी विशेषताओं को इन्होंने ग्रहण कर लिया हो और अपनी चित्रकला में उसको दिखाया हो। अब अगर हम इसमें देखें कि जैसे क्या कहते हैं, कई सारे ऐसे मॉडर्न आर्टिस्ट हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, एंड दे आर वेरी वेल नोन, कॉमन हैं ये। पेब्लो पिकासो हैं, साल्वाडोर डाली हैं, एडवर्ड मंच हैं, पीट मोयड्रिन हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने अपने कलाओं में कई लोकल एलिमेंट्स का भी समावेश किया। बात समझ पा रहे हैं? लोकल एलिमेंट्स, जहां वो रहते थे वहां के मतलब जो कैसे बोलेंगे कि जो स्थानीय, लोकल मतलब स्थानीय तत्वों का भी समावेश किया है उन्होंने अपनी चित्रकला में। अब हुआ क्या कि आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म का जो टाइम पीरियड था, जब ये समाप्त हो रहा था, उस वक्त बहुत तेजी से उसको बोलेंगे कि बहुत ज्यादा उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट मेंटेलिटी कह लीजिए, या प्रायोगिकी में बहुत ज्यादा तेजी आ रही थी, जिससे कि क्या हुआ, समकालीन चित्रकला जो उस समय के चित्रकार थे, उन्होंने अपनी कला में काफी इस इंडस्ट्रियल कह लीजिए, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज के द्वारा जो भी मटेरियल से उनके चीजों को, उनकी टेक्निक्स को, उनकी चीजों को अपनी कला में समकालीन चित्रकारों ने बहुत व्यापकता के साथ प्रयोग करके एक
मतलब अपनी चित्रकला को नया आयाम दिया। ठीक, उस नए आयाम में काफी व्यापक दृष्टिकोण था इन चित्रकारों का अभिव्यक्ति के मतलब दृष्टि से। इसमें किसी भी प्रकार का बंदिश नहीं था। किस सेंस में? कोई भी कॉन्टेम्परेरी चित्रकार अपने जो भी भावनाओं को दिखा रहा है वो स्वच्छंद था, स्वतंत्र था। कोई भी विधि उसमें इंक्लूड कर सकता था, माध्यम ले सकता था, उसको किसी भी प्रकार से पोर्ट्रे कर सकता था। अब हम आते हैं कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में आज के कॉन्टेम्परेरी चित्रकार हैं वो क्या किसी बंदिश में हैं? तो आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि आज कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट खास तौर से और भी ज्यादा स्वच्छंद हो चुके हैं। और इस सेंस में कह रही हूं कि वो स्वच्छंद हो चुके हैं या स्वतंत्र हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने कला में कई माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं एज ए एक्सपेरिमेंट, मतलब कि उन माध्यमों के साथ एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश नहीं हो सकती है। वो समकालीन कलाकार अपनी कला को किसी भी माध्यम के द्वारा प्रेषित कर सकते हैं समाज में, या उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी सुना होगा या देखा भी होगा, मुझे लगता है आप लोगों में से कई लोग जो अभी ऐसे आर्टिस्ट भी हैं आज कॉन्टेम्परेरी जगत में, कॉन्टेम्परेरी कला के जगत में, जो वीडियो कला का यूज करके अपनी मतलब आंतरिक फीलिंग्स को चित्रित कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा वास्तु डिजाइन, मतलब आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को लेकर के अपने कुछ एलिमेंट्स का उसमें प्रयोग करके दिखा रहे हैं। तकनीकी सक्षम कलाकृतियां बना रहे हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं एक उसमें मतलब एक हद तक कि कंप्यूटर बेस्ड ड्राइंग है। ग्राफिक प्रिंट मेकिंग, कल भी मैंने जैसा कि आपको अपने लेक्चर में बताया था कि प्रिंट मेकिंग ऑलरेडी एक बहुत वैसा सब्जेक्ट है जो कि टोटली डिवाइस पे निर्भर करता है, और क्या कहते हैं डिवाइसेस पे, मशीन्स में, उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजों के ऊपर वो निर्भर करता है। तो वो भी एक प्रयोग करके कई कलाकार अपने मतलब आज के समकालीन चित्रकार उसको यूज में लाके अपने कला का चित्रांकन कर रहे हैं। ये जो आज की कॉन्टेम्परेरी कला है ये बेसिकली आपकी आई अट्रैक्शन के लिए नहीं है, मतलब कि जैसे वो सौंदर्य के उससे मैं बोल रही हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आज की जब चित्रकला को देखते हैं, किसी भी चित्रकार की पेंटिंग को, तो वो बहुत खूबसूरत बनी हो, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहले के क्लासेस में, यूनानी चित्रकला बहुत सौंदर्यपूर्ण थी। तो ये जो क्लासिकल बेस्ड टाइम पीरियड था उसमें सौंदर्य प्रधान कला होती थी, किंतु समकालीन चित्रकार आज की डेट में ये आंखों को सुखद और सौंदर्य की अनुभूति हो इस उद्देश्य से कला का अंकन नहीं कर रहे हैं। वो इस बात में ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो मुद्दे हैं, मतलब जो भी राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, सामाजिक मुद्दा हो सकता है, किसी तरह का मानसिक मुद्दा भी हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर वो किस प्रकार से कैसा चित्रांकन करें जो कि लंबे समय तक आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में देखने के बाद एक विचार करने के लिए या उसको मतलब थिंक करने के लिए उसको बाध्य कर दे आपको कि आप उसके लिए उसके बारे में सोचें। अब इसमें हम जब कॉन्टेम्परेरी आर्ट देखते हैं तो ये तो कंफर्म है कि समकालीन कला के आगे का काम है ये, ठीक है। समकालीन कला का उद्देश्य तो केवल विचारों को उत्तेजित करना है,
अक्सर सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक हो सकते हैं। ये एक श्रृंखला दिखाता है। इवन जो कंटेम्परेरी आर्टिस्ट है आज की डेट में, कई आर्टिस्ट के मैंने ऐसे भी देखे हैं, उनके जो विषय हैं चित्रण के वो मतलब कि नस्लवादी भी हैं और आतंकवाद के ऊपर भी हैं, उत्पीड़न हो रहा है, अगर ह्यूमिलेशन हो रहा है किसी का, उसके ऊपर भी है, मतलब गरीबी मैम और आज की स्थिति को दर्शाते हैं मैम। हाँ मेरा मतलब कहने का मतलब जो वही वो कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट जो है, कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट जो हैं वो आज के समय की स्थिति को दिखाते हैं, जबकि जो मुद्दों को पहले के उठाते चित्रकार हैं। हुआ करते थे। हाँ, वो आज हुँ, ऐसा नहीं कि सभी कंटेम्परेरी आर्टिस्ट ऐसा कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि हुँ, वो हुँ, फ्री है, हुँ, आज का आर्टिस्ट फ्री है, तो इनमें से हुँ, कॉन्सेप्ट वाइज वो उन्हीं मुद्दों को ले रहे हैं जो बेसिकली आज के सिनेरियो से, आज के सामाजिक, हम कह सकते हैं जो हमारे आज के दैनिक जीवन में जो मुद्दे हैं उनसे भी उन्हीं के ऊपर चित्रांकन भी वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो समकालीन मतलब आधुनिक कला और समकालीन कला है, इनमें कुछ एक क्या कहेंगे उसको, समानांताएं भी हैं। वो किस सेंस में मैं कह रही हूं कि जैसे दोनों अवधियों, जो दोनों ही कलाएं हैं, अवधियों को इन कलाओं को एक तरह का हम बोल सकते हैं कि रेवोल्यूशन टाइम पीरियड था दोनों कलाओं के बीच में। मतलब कि आधुनिक कला भी जब पनपी, मॉडर्न आर्ट जब पनपी, तो उसने एक रेवोल्यूशन के तहत काम करना शुरू किया, और जो आपकी समकालीन कला है वो भी एक रेवोल्यूशन के ही तहत है, क्रांति है कि हम आज की प्रेजेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, जो परेशानियां हैं या जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर प्रोजेक्ट करके आर्ट बनाएंगे। अब इसमें कॉन्टेम्परेरी आर्ट जो है वो एस्थेटिक डिजाइन को मतलब सौंदर्य से भरी हुई डिजाइन को इस प्रकार से कन्वे करती है अपने आइडिया को, जिससे कि आपने एक टर्म सुना होगा, कंसेप्चुअल आर्ट आपने सुना होगा, वो कॉन्सेप्ट के बेस पे होती है। कई आर्टिस्ट अपने कॉन्सेप्चुअल आर्ट को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी किसी एग्जीबिशन में, या जो भी एकेडमी के द्वारा एग्जीबिशन आयोजित होती हैं उसमें भी इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। अब इसमें जो चित्रकार हैं उन्होंने खास तौर से 1960 के बाद से आज तक जो ये है मतलब कॉन्टेम्परेरी आर्ट का टाइम पीरियड, उसको हम 1960 या 1970 के आसपास से काउंट कर सकते हैं या मान सकते हैं। और इसमें कई ऐसे चित्रकार हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिनके लिए अगर हम उनकी मतलब कलाओं को देखें या उनकी चित्रकला को देखें या किसी भी चित्र को देखें, तो हमें ये समझ में आता है काफी हद तक कि हाँ, इस तरह से भी अपनी भावनाओं को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि आपको एक चीज को बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि माध्यम वही होता है, लेकिन उसका प्रयोग करने का तरीका, हैंडलिंग करने का तरीका, प्रयोग से मेरा मतलब है हैंडलिंग करने का तरीका, और आपके मस्तिष्क में जो कॉन्सेप्ट है उसको उस माध्यम के द्वारा उकेरना या दिखाना या स्पष्ट करना एक अलग बात है। इसी कारण से एक ही मुद्दा होगा और अगर 5 आर्टिस्ट उसी मुद्दे पे, उसी टॉपिक पे भी काम करेंगे तो वो चित्र सभी के अलग अलग होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी कारण से एक वो भी है, कहना भी है, एक सत्य कथन भी है कि आप स्वयं जिस कृति को एक बार बना देते हैं और आप चाहें कि उसको दोबारा कॉपी करके बनाएं, उसको दोबारा देख करके फिर से बनाएं, तो वो सेम एग्जैक्टली नहीं बन सकती। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्योंकि कई चीजें काउंट होती हैं जिस समय आप काम कर रहे हैं। आपने भी स्वयं फील किया होगा, कभी कभी आप कृति जब बनाते हैं तो वो ब्रश स्ट्रोक्स या वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है आपकी पेंटिंग में,
आपको खुद ही लगता है कि ये कैसे क्रिएट हो रहा है। मे बी इट डिपेंड्स ऑन योर मूड, क्योंकि व्यक्ति तो वही है, ठीक, लेकिन वो कई चीजों के उसमें एलिमेंट्स मिल जाते हैं जिससे कि ये कृति का निर्माण होता है। यही एक कारण है कि वंस यू मेड वन ऑफ द पेंटिंग, देन यू कैन नॉट कॉपी द एग्जैक्ट सेम पेंटिंग। वो आर्टिस्ट स्वयं भी नहीं कर सकता है। ये एक इसीलिए मतलब जो पेंटिंग है आपकी, उसको सिंगल पीस माना जाता है। मैं समझा पा रही हूँ आपको अपनी बात? उसको हाँ कॉपी मैम, वर्क, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हाँ मैं समझ में आ रहा है मैम, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक। अब इसमें हमने अभी एक चीज बोली कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ एक कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट हैं जिनका कि मतलब मैं इसको पार्ट्स में बोलूंगी। आज के लेक्चर में कुछ अंतरराष्ट्रीय चित्रकार बता दूंगी जिन्होंने किया है कुछ ऐसा काम जो उल्लेखनीय माना जाता है, और सेकेंडली कुछ एक का आपको मतलब चाहूंगी कल इंडियन आर्टिस्ट का अगर लेकर के चले हम लोग तो उस पे भी बात हो पाएगी। अंतरराष्ट्रीय चित्रकारों में एक जेफ कून्स है। मैंने कुछ एक नाम पेन डाउन किए हुए थे, तो जेफ कून्स आप भी लिख सकते हैं इनको। जेफ कून्स में ये एक ऐसे, मैंने कहा ना, समकालीन चित्रकला जो जीवित आर्टिस्ट है या कुछ समय पहले जिसकी डेथ हुई है, उसी को हम इसके अंतर्गत लाते हैं। तो जेफ कून्स जो हैं, ये अभी के वर्ल्ड में सबसे महंगे जीवित चित्रकार हैं। मतलब कि इनकी पेंटिंग सबसे ज्यादा महंगी आज भी बिकती है। और इनके काम में जो मूर्तियां हैं वो ऐसी हैं जो कि रोजमर्रा के कामों को शो करती हैं, रोजमर्रा के दैनिक जीवन को या वस्तुओं को दर्शाती हैं। और इनका जो एक स्पेशलिटी है, मतलब कि कहना चाहिए, क्या कहेंगे उसको, स्पेशल विशेषता है, वो स्टेनलेस स्टील के गुब्बारे से बने हुए जानवर हैं। उनसे इन्होंने जानवर बनाए हैं। जब मैं इन आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ तो साइमल्टेनियस इनके इस तरह के गुब्बारे से, स्टेनलेस स्टील के गुब्बारों से बने हुए जानवरों की जब हमने देखा और पढ़ा बुक में भी और वेबसाइट्स पे भी, तो हमको उसी समय जहन में हमें सुबोध गुप्ता की भी मतलब समकालीन चित्रकार, स्कल्प्टर, इंडियन स्कल्प्टर सुबोध गुप्ता का ध्यान आ गया। क्यों? क्योंकि वो इंस्टॉलेशंस जो करते हैं उनमें स्टेनलेस स्टील, धातु के चीजों का ही प्रयोग करके वो इंस्टॉलेशन करते हैं। और आपने देखा होगा उनके जो टॉपिक्स हैं, दे आर वेरी वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ अ टॉपिक, लेकिन वो जिस तरह का इंस्टॉलेशन है वो अपने आप में एक डिफरेंट है। किस सेंस में कह रही हूँ, आपने कई लोगों ने वहां पर आधुनिक संग्रहालय दिल्ली में किया होगा, मॉडर्न आर्ट गैलरी को विजिट किया होगा, म्यूजियम को, तो वहां पर उनका एक इंस्टॉलेशन है जिसका टाइटल ही उन्होंने मतलब वो दिया हुआ है, बरगद का पेड़ या ट्री करके कुछ टाइटल है, उसको आप देखिए। या एक इंस्टॉलेशन है जिसमें कि मोटरसाइकिल या स्कूटर टाइप की चीज है जिसमें दूध वालों के केन लगे हुए हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ सुबोध गुप्ता ऑल्सो, जो कि मैंने बोला कि दैनिक जीवन या बहुत साधारण विषय हैं, मुद्दे हैं, लेकिन उन्होंने उसको इंस्टॉलेशन माध्यम, मतलब कि अपने इंस्टॉलेशन मीडियम के द्वारा एक प्रोजेक्ट किया अपनी भावनाओं को। अब हम आते हैं डेविड क्राकोवी। डेविड क्राकोवी जो कलाकार हैं, ये एक एनिमेटर हैं और इन्होंने डिजाइनों को, मतलब कि डिजाइन्स को लाइवली बनाने के लिए लाइवली कलर्स का किया, वर्ड प्ले का प्रयोग किया। इसी कारण से इनके बहुत, ये क्या है, एनिमेटर हैं, आप सब समझते हैं एनिमेटर का मतलब एनिमेशन से जुड़ा हुआ। तो ही इज अ एनिमेटर
कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट के रूप में इनका योगदान विशिष्ट रूप से है कि इन्होंने जो भी वर्क किए, डिजाइन्स किए, उनको लाइव बनाने के लिए एक तो ब्राइट एंड लाइवली कलर्स लगाए, दूसरा उनमें वर्ड प्ले मतलब शब्दों का यूज करा, और इसी कारण से इनके कई एक जो वर्क हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए। इनके जो पेंटिंग्स हैं, पेपर कट हैं और मूर्तियां हैं, ये सभी आप चाहे तो इनका नाम डाल करके इस पे देख सकते हैं। यहीं पे एक चीज बहुत वैसी हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब आपका डायरेक्ट क्लास लेती, मेरा बड़ा मन था कि फिजिकल क्लास में मैं आपको इसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू काफी कुछ इन लोगों के वर्क्स को संग्रह करके बाय आर्टिस्ट नेम, कंटेम्परेरी आर्टिस्ट के खास तौर से जो रिसेंट उस पे हैं, उनका मैं जरूर दिखाने का प्रयास करती हूँ। खैर, आपको नाम इसीलिए लिख लेना चाहिए कि जिससे कि आप इनके वर्क देख पाए। एक आर्टिस्ट है बैक्सी, ब्रिटिश चित्रकार हैं ये, और खास तौर से ये एक ऐसे म्यूरल आर्टिस्ट हैं, भित्ति चित्र बनाते हैं, म्यूरल आर्टिस्ट हैं, जो कि मतलब एक कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट होता है लाइमलाइट में रहना पसंद करता है, और एक आर्टिस्ट होता है कि वो चुपचाप अपना काम करता है, ही डोंट वांट टू बी हाईलाइटेड। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हमको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाए या प्रसिद्धि के रूप में मतलब हमें मिले प्रसिद्धि। तो इनका जो काम है वो इस सेंस में बहुत अच्छा है। इन्होंने जो काम किए हैं उसमें आमतौर पे आतंकवाद मुद्दा बहुत बड़ा है, पूंजीवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, और राजनीतिक अधिकार मतलब अपने पॉलिटिकल जो हमारे अधिकार हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, उनको लोगों को, आम लोगों तक सूचना पहुंचाने के पर्पस से इन्होंने काफी भित्ति चित्र बनाए हैं। इसी के द्वारा उन्होंने दिखाया है, अपने भित्ति चित्रों के द्वारा इन मुद्दों को प्रतिबिंबित किया है। अब ये जो आर्टिस्ट हैं, इन्होंने कई चीजों को, कई माध्यमों को इस भित्ति चित्रण के टाइम में प्रयोग में लाए हैं, और भी कई सारे इनके एलिमेंट्स हैं जो कि एक अलग ही अध्ययन का विषय है मेरी समझ से। एक अंतरराष्ट्रीय चित्रकार हैं मरीना अब्रामोई भी कर सकते हैं, अब्रामोविक भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर इनका नाम अब्रामोविक भी मिलता है, ठीक है। इनके जो चित्र हैं, इनको पिछले 50 वर्षों से ये निरंतर मतलब शी इज क्वाइट अच्छी एज में है, और इन्होंने लगभग 50 वर्षों से जो चित्रांकन कर रखा है उसमें इनको एक होता है ना कि मैं खुद ही को एक नाम दे दूं। मेरा अपना नाम जैसे डॉक्टर ज्योति अग्निहोत्री है, पर हाँ मैं खुद ही अपने नाम के साथ में कुछ एक नाम लगा दूं। तो इन्होंने खुद को कहा है प्रदर्शन कला की दादी। मतलब प्रदर्शन कला डेमोन्स्ट्रेटिंग या फिर आपका परफॉर्मिंग कला की दादी। तो इन्होंने इनके जो काम है वो काफी गैलरीज में प्रदर्शित किए गए हैं। इनकी कला में शारीरिक कला, सहन शक्ति कला और नारीवादी कला, कलाकार और दर्शकों के बीच संबंध, शरीर की सीमाओं और मन की संभावनाओं की पड़ताल करती है। बहुत एक सांकेतिक रूप से है कि कैसे शरीर की कला, सहन शक्ति की कला, ठीक, और नारीवादी कला, फेमिनिज्म को ये अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करती हैं। अब एक कलाकार हैं यायोई कुसामा,
कुसमा, कुसामा, कई उसमें मतलब ये डिफरेंस होता है थोड़ा नाम का। जापानी पेंटर है मैडम? नहीं, हाँ ये जापानीज तो है, मैं बट ये तो क्या नाम है जो अमरनाथ ठाकुर के समय की तो नहीं है ये? नहीं जो नहीं बाहर से जो, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ययूई कुसमा जो है ये किस लिए विशिष्ट रूप से मानी जाती है, या इनका क्यों समकालीन चित्रकारों में एक नाम हुआ, क्योंकि इन्होंने, आपने देखा इनके काम आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि इन्होंने पोल्का डॉट्स, डॉट्स आपने देखे, पोल्का डॉट्स उसको कहते हैं, छोटे छोटे डॉट्स को, गोलों को। यस मैम। ठीक, तो आप इनके नाम को डाल करके जब इंटरनेट पे फाइंड आउट करेंगे तो इनके वर्क बेसिकली कैसे हैं, और शी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिस्ट। इसको पूरी तरह से एक तरह से कहते हैं ना, जो हम कंसेप्चुअल आर्ट बोल रहे हैं, कंसेप्चुअल आर्ट, उसी का प्रतिनिधि भी करती हैं समकालीन कलाकारों के श्रेणी में आकर। कैसे? पोल्का डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स हैं, तो उसको डायमेंशंस में दिखाया है। इन पोल्का डॉट्स के द्वारा इन्होंने एक आयाम क्रिएट किया कैनवस या कृति के अंदर। उसमें और कुछ नहीं है, केवल डॉट्स हैं। उनका डॉट्स भी छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े कलर्स के द्वारा, बैकग्राउंड कलर को देख करके। और सबसे अलग एक चीज है कि होता है ना, अपने कार्य को पूरी तरह से दूसरे के मानसिक उस पे छाप छोड़ देना या एकदम बैठा देना। तो इन्होंने उसके लिए क्या किया कि उसी कॉन्सेप्ट के कपड़े भी पहनती हैं वो। आप मेरी बात समझे? तो द आइडेंटिटी ऑफ हर पेंटिंग एंड विथ हर कॉस्ट्यूम, मतलब पूरा उनकी पर्सनैलिटी क्या हो गई, एक पेंटिंग का ही भाग बन गई। यस मैम। इसका एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ। जब मैंने जयपुर में इंटरनेशनल त्रिनाले का कैंप किया था, तो वहां पर एक मतलब एक चेकोस्लोवाकिया का आर्टिस्ट आया था, और उस समय तो हम बहुत ज्यादा इस फील्ड में नहीं महारत हुए थे, जस्ट एमएफए पास आउट किया था तभी गए हुए थे। तो आपको बताऊं मैं, वो चेकोस्लोवाकियन आर्टिस्ट जो थे, पेंटर थे, वो बेसिकली पेंटिंग के लिए आए थे वहां पे। उन्होंने क्या काम किया, ये कैंप्स हम लोगों का होता है लमसम 15 दिनों का, 2 हफ्ते का होता है त्रिनालय कैंप, मतलब 10 से 2 हफ्ते का होता है नॉर्मली। 10 भी, जैसे प्रिंट मेकिंग है, पेंटिंग है, 10 में भी हो जाता है। तो 10 दिनों के अंदर में एक चीज हमने देखी, द डे वेरी फर्स्ट डे उन्होंने अपने लिए 4 छोटे छोटे कैनवसेस लिए थे। कैनवस साइज वही जो 1 बाई 1, 1.5 फीट का कैनवस, बहुत बड़ा नहीं, छोटे, वो छोटे कैनवसेस लिए, और एक 3 बाई 2 या 4 का कोई एक साइज, बड़ा साइज का कैनवस लिया। और उसके बाद वो बंदा पूरे टाइम घूमता रहता था। कभी हम लोग जहां काम करते थे वहां आता था, कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, ऐसे जाता था वो आर्टिस्ट। और लेकिन एक बड़ी मजेदार बात थी, उसने क्या काम किया, वहां जयपुर से जो ये घुंघरू नहीं होते हैं, घुंघरू, यस मैम। तो वो घुंघरू कहीं से खरीदे और अपने शू लेसेस में, जूते के फीते में, उसने पहले 1-2 दिन 1-2 घुंघरू डाला। वो जब आता तो छन छन आवाज हो रही है, अब आप काम कर रहे हो छन छन, तो एकदम यस से मैम। आपका ध्यान जाएगा, ध्यान जाता था, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो इंक्रीज करता गया इन्हीं घुंघरों को, मतलब पैरों में। ठीक, यस। अच्छा, अब हम लोगों को हंसी आती थी कि मतलब अरे ये क्या छन छन करके बजा रहा है। लेकिन कैन यू बिलीव इट, जब अच्छा होता क्या है, त्रिनालय कैंप में जो भी वर्क हुआ उसके बाद एक फॉर्मल सा उसका एग्जिबिट कर दिया जाता है, मतलब डिस्प्ले कहते हैं उसको हम लोग, तो डिस्प्ले किया जाता है। तो जिस दिन वो डिस्प्ले उसके वर्क होने थे, तो हमें समझ में आया, जो छोटे कैनवसेस उसने लिए थे, एक कैनवस के ऊपर उसने साइड में 1-2 घुंघरू लगाए थे, दूसरे में 3 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, ऐसे करके नंबर ऑफ घुंघरू ऐड किए उसने। और जो सबसे बड़ा कैनवस था उसके ऊपर सबसे ज्यादा घुंघरुओं का बंच उसने सिल दिया। ठीक, तो सी उसने क्या इस चीज से कंसेप्ट दिया, कंसेप्शनल आर्ट। उस दिन मुझे समझ में आया कि उसने उसको प्रोजेक्ट करने के लिए
हम लोग जब काम चुपचाप साइलेंट परिसर में कर रहे हैं, हमारा जो स्टूडियो है उसमें सब लोग अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, ठीक, ऐसी आवाजें होती थी कि कोई सामान रख रहे हैं या कुछ, लेकिन अधिकतर ये होता था सब अपने काम में इन्वॉल्व हैं। तो उस वक्त उस आदमी का आना, घुंघरू की आवाज बजना, क्या होता था, हम 8 लोग जो हैं, 10 लोग जो हैं, एकदम से उसको ऐसे देखते थे, ठीक, क्योंकि उसके घुंघरू की आवाज उसकी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। वो आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट तो हम सब भी थे, पर वहां पे हाँ, आप कुछ कह रहे अलकाजी इब्राहिम, हाँ, अलकाजी इब्राहिम है ना वेलबेरियन आर्टिस्ट, जो घुंघरू पैरों में घुंघरू बांध के, मतलब जो कॉन्सेप्ट था मैम उनका। किसका? आर्टिस्ट का नाम पूछ रहे हैं। मैं नाम बेसिकली उनका नहीं जानती। मैं अलकाजी इब्राहिम, अलकाजी इब्राहिम। क्या चेकोस्लोवाकिया से हैं? नहीं मैडम, ये बल्गेरियन आर्टिस्ट है जो जवाहर कला केंद्र, नहीं सॉरी, ये मैडम अलकाजी इब्राहिम प्रिंट मेकिंग के थे, और ये मैं क्या त्रिवेणी आर्ट गैलरी में ऑनर के रूप में आए थे मैं उसमें। ना 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 ना, अलकाजी इब्राहिम तो ही इज अ आर्ट कलेक्टर और गैलरी ओनर है, ये हमने उस दिन भी आपको बताया था। हाँ। क्योंकि उससे नहीं है, ये बेसिकली चेकोस्लोवाकिया की बात मैं बता रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो आर्टिस्ट आप जो बता रही हैं वो वेलगोरियन आर्टिस्ट था। अच्छा। जो पैरों में शूलेस में घुंघरू बांध कर चलता था। लेकिन इसने तो त्रिनाले में पार्टिसिपेट किया है शायद, तो हो सकता है कंट्री वाइज हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो। बुल्गारियन आर्टिस्ट होगा ये। हाँ, मैं बुल्गारियन आर्टिस्ट, मैं आपने पढ़ाया था मैम ये। अच्छा, हाँ, एक बार पहले डिस्कशन किया आपने। तो आज हम उसको भूल गए, मतलब मैं कहीं नोटिंग तो है नहीं। अब त्रिनाले कैंप आई 2001 में मैंने ज्वाइन किया था ये त्रिनाले कैंप, तो मे भी मतलब मैं स्लिप हो गया है, मतलब कंट्री स्लिप हो गई है। थैंक यू, बुल्गारियन आर्टिस्ट है ये। तो इसका जब काम प्रदर्शित हुआ तो हम लोगों को, हमको स्पेशली, हम बाकियों की तो नहीं कहते, पर मुझे ये समझ में आया कि व्हाइट कैनवस इज अ बिग स्पेस, वाइड स्पेस, ठीक, वो इतना विस्तृत है एक स्पेस, मतलब जगह, कि जिसमें थोड़ी सी भी आवाज होगी तो उसका अस्तित्व है। ये उसका कॉन्सेप्ट था। तो उसने कैसे शुरुआत कर दी अपनी आर्ट और पेंटिंग की? उसने ब्रश और कलर नहीं लिए, उसने द वेरी फर्स्ट डे अपने पर्सनैलिटी में उसको ओढ़ के चलने लगा वो। तो ये जो कुसुमा जी का मैं बता रही हूँ, शी इज ऑल्सो डूइंग दैट काइंड ऑफ अ वर्क। इनकी पेंटिंग्स में छोटे बड़े डॉट्स हैं, उनका पर्सपेक्टिव है, डायमेंशंस हैं, थ्रू द कलर, थ्रू द साइजेस अगर आप देखेंगे, और साथ में उसी तरह के पूरे पूरे कॉस्ट्यूम पहनती हैं, ठीक। तो ये जो कुसुमा जी हैं, इनके वर्क आपको एक बहुत, कैसे बोलेंगे, देखेंगे तब आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमारी जो सब्जेक्ट है उसको खास तौर से देखने से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इन्होंने उसको किया है, और मानी बात है इनके कई सारे ऐसे मतलब वर्क्स जो भी हैं वो बहुत सारे गैलरीज में प्रदर्शित किए गए हैं। इनका एक मतलब एक प्रोजेक्ट था जिसपे इन्होंने काम किया है, जिसको इन्फिनिटी रूम के नाम से संबोधित किया जाता है या जाना जाता है, ठीक है। बाकी की मतलब चीजों में इनका तो था ही मेन कंट्रीब्यूशन। अब कुछ एक ऐसे चित्रकार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्टेम्परेरी, उसके ऊपर बोलने के लिए। कल हमने आपको जैसे कि बताया भी था कि हम जब बात करते हैं तो इसमें से इंडियन आर्टिस्ट हैं, और हमारे कई एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि आज भी बहुत मतलब सक्रिय रूप से कला का प्रोजेक्शन कर रहा है। एक सेकेंड बेटा, 1 मिनट प्लीज पढ़िए। इनमें इंडियन विजुअल आर्टिस्ट हैं हमारे जो हैदराबाद से हैं, सरावंती जुरूरी, ये हैदराबाद की हैं,
और इनका वर्क खास तौर से एक अलग उसमें है, किस सेंस में है कि इन्होंने स्टेन्ड ग्लास पेंटिंग्स जो की हैं, ठीक, इन्होंने जो ग्लास स्टेन्ड ग्लास पेंटिंग्स की हैं, जो पहले होती थी क्रिश्चियन आर्ट के टाइम में, आपने सभी ने पढ़ा होगा, तो उस वक्त की टेक्निक को इन्होंने काम किया है, उस पे ये काम कर रही हैं। और ये साथ में कैनवसेस बनाती हैं, खास तौर से इसमें इनके डोमेस्टिक वायलेंस जो रोजमर्रा में सब्जेक्ट का है, एक बहुत अहम मुद्दा होता है। डोमेस्टिक वायलेंस वो किसी भी उस पे हो सकता है, आपने सुना होगा कई लोग सर्वेंट्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर जाते हैं, कई लोग अपनी पत्नी के साथ करते हैं, इवन पत्नी पति के साथ भी कर जाती, बच्चों के साथ होता है। तो उन सभी चीजों को उन्हीं टाइप के टॉपिक्स को, मेन डोमेस्टिक वायलेंस को लिया हुआ है इन्होंने, इनके कामों में है। इनके नाम को एज ए कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट में यहाँ पे इसलिए बताने का इंटरेस्ट ले रही हूँ क्योंकि मैंने कल अपने एक उसमें बोला था एंड अप करते समय, और खास तौर से मेरे ख्याल से धर्मेंद्र जी हैं जिन्होंने कहा था मैम आप इन आर्टिस्ट का ये पक्ष भी बताइएगा तो अच्छा लगेगा। तो जो ये आर्टिस्ट हैं हमारी श्रावंती, इनके साथ एक बड़ी विचित्र सी चीज हमको जानने को मिली कि शी इज अ बेसिकली एक्यूट पेशेंट ऑफ क्या कहते हैं, मतलब उसकी डिप्रेशन की। डिप्रेशन इज अ काइंड ऑफ अ मेंटल स्टेट। तो जो इनका ये वाला स्टेट है, लेकिन मेंटल स्टेट कैसा भी हो, मतलब ये जैसे डिप्रेशन हो गया, और एक हमने क्योंकि मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो कोरिलेटेड है विद द आर्ट, तो इसलिए मैं उसमें भी इंटरेस्ट लेती हूँ उस सब्जेक्ट में। तो उसमें साइको में जो साइक्रेटिस्ट हैं वो बताते हैं कि मेंटल इलनेस कई तरह की होती हैं, आप उनको पागल नहीं कह सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम मीन्स पागलपन नहीं, लेकिन एक हम जो उसको कहते हैं ना सनक, सनक, तो उसको फोबिया भी कहा जाता है कई बार, जैसे किसी को सफाई की बहुत सनक होती है तो वो फोबिया है ना। तो इसी तरह से, और खासतौर से हम सभी लोग जो भी मनुष्य हैं उनको, मतलब कि हमारी जो मानसिकता है, हम जो भी विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं या मन में चल रहे हैं, भावनात्मक या मानसिक रूप से जो विचार होते हैं, एक कलाकार होने के नाते हम उन्हीं को पोर्ट्रे करते हैं अपने पेंटिंग्स में। तो ये जो साइक्रेटिस्ट थे या साइको के लोग हैं, उन्होंने एक चीज से अवगत कराया कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की एक चीज होती है, ठीक। पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब कि आपके साथ यदि कोई आपदा हो जाती है, ट्रॉमेटिक मतलब घटना हो जाती है, दुखद घटना खास तौर से, उसके बाद जो आप टेंशन में आ जाते हैं या स्ट्रेस हो जाता है, आप तनाव में आ जाते हैं, उससे डिफॉर्मिटी बनती है आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक कैसे हो सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा, ज्यादातर ये पोस्ट ट्रॉमेटिक वो कंडीशन होती है जब आप अपने किसी बहुत प्रिय को खो देते हैं। खोने का मतलब किसी आपदा में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई या आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो एक मिनट के लिए आपकी पूरा जो डिसऑर्डर हुआ आपकी पर्सनैलिटी में, कभी कभी वो डोमिनेंस में आ जाता है। जान के आपको आश्चर्य होगा, मैं इस पे भी बात करूंगी, दो दे आर नॉट द कंटेम्परेरी आर्टिस्ट, लेकिन जब इनके वर्कों की वर्क्स की पूरी स्टडी की गई, रिसर्च की गई, हमारे आर्ट क्रिटिक्स के द्वारा, साइक्रेटिस्ट के द्वारा, टीम्स होती हैं फॉरेन में, तो उनके द्वारा, बिकॉज दे आर वेरी अलर्ट हर चीज के लिए, तो उन्होंने ये पाया कि कई कलाकार के कामों को देखने के बाद उनके निष्कर्ष निकले कि इनमें से कौन कौन से कलाकार ऐसे थे जो PTSD से परेशान थे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से। इन
कलाकारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो कॉन्टेम्परेरी नहीं है, वो मास्टर पेंटर्स हैं। एक आध कॉन्टेम्परेरी जो हैं उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, इसी समय बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपना एक पेपर इस पे लिखा है, तो मैं इसीलिए उस पूरे रजिस्टर को भी लेके बैठी कि कौन से इंडियन पेंटर्स हैं, क्योंकि कई बार होता है आपको नाम नहीं याद होते हैं, हम सब आर्टिस्ट के नाम नहीं याद रख सकते। तो इन्हीं क्रम में इसी पीएसटी से सफर, एंजाइटी और इससे आपके डिप्रेशन से जो डिसऑर्डर्स हुए, विकृतियां हुई, उसी से पीड़ित एक बॉम्बे की इलस्ट्रेटर हैं। इलस्ट्रेटर मतलब कि जो रेखांकन भी करती हैं, ठीक। तो वो बॉम्बे की हैं, उनका नाम है परिणीता। वर्णिता। हाँ, परिणीता, PARANITA, परिणीता कोचरेकर, कोचरेकर, परिणीता कोचरेकर। कोचरेकर। हाँ, यस। ये इलस्ट्रेटर है और ये एंजाइटी और डिप्रेशन से काफी मतलब परेशान थी, और इन्होंने इस एंजाइटी और डिप्रेशन में जो इनको फीलिंग्स आती थी उनको इलस्ट्रेट किया। इनके नाम से आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा वेबसाइट पे, इनके वर्क भी दिखेंगे, वो ज्यादा आप समझ पाएंगे। उन्हीं चीजों को इन्होंने अब उस समय जो दिमाग में चल रहा है रेखांकन, उसको इन्होंने सीधे सीधे, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये इससे जो पीड़ित लोग हैं, क्योंकि उस समय उनको ये ध्यान नहीं होता है कि मेरी कला कैसी बन रही है, कोई अप्रिशिएट करेगा कि नहीं करेगा, बस उनका ये होता है कि भावना जो मन में आई है वो निकालना है कागज के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा बच्चे, छोटे बच्चे, दे आर नॉट कॉन्शियस, दे आर नॉट कॉन्शियस एट ऑल कि उनकी ड्राइंग सुंदर बन रही है कि खराब बन रही है, और वो जैसी भी बनाते हैं उसमें एक मौलिक भोलापन होता है। तो इसी तरह से ओरिजिनलिटी होती है। इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं, जो इस तरह की पीड़ित भावनाओं से हैं, वो जब कार्य रेखांकन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा मतलब आपको 1 मिनट के लिए आपको हॉन्ट कराएगी। हॉन्ट का मतलब हुआ आपको एक बार सोचने के लिए मजबूर कर देती है, आपका ध्यान आकर्षित करती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस मैम। मैम मेरी स्टूडेंट्स में भी ना मैम एक केस है ऐसा, 3rd ईयर में है, जैसे आप बता रहे हो। मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे भी गाइड करें कि किस तरीके से उसको मुझे गाइड करना चाहिए या फिर सिखाना चाहिए। हाँ, इसके बारे में स्टडी क्या किया। उसकी मतलब इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा इसको और बता दें हम, फिर आपसे बाद में इसमें, करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है जितने हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा, और वाकई में मुझे लगता है कि शायद हमारे सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन हर एक सब्जेक्ट में है। बस ये जरूर है कि हम कैसे उस चीज को बता पाते हैं लोगों को, ये महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि अक्सर आपने भी एक चीज सुनी होगी कि लोग कह देते हैं कि अरे अच्छा, आर्ट से तुमने एमए किया, एमएफए किया, इसमें क्या पढ़ाई होती है, इसमें तो केवल कलरिंग होती होगी, इसमें पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है। तो दे हैव अ मिसकॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग, है ना। तो उसमें ये ऐसी एक भाषा है हमारी जो कि यूनिवर्सल है। वो यूनिवर्सल है। आप बताइए, आपकी पेंटिंग अगर फ्रांस में डिस्प्ले करी जाए तो वहां का भी जो देखने वाला है वो आपकी भावना समझ जाएगा, वो उस लेवल पे आके समझना चाहेगा तो वो जुड़ जाएगा, है ना। तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जितनी भी आपकी, जैसे म्यूजिक को यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला जाता है, डांस एंड ड्रामा को यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड और विजुअल आर्ट से रिलेटेड हर एक चीज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हिंदी की बुक को फ्रांस का आदमी नहीं पढ़ पाएगा, उसको ट्रांसलेशन चाहिए होगा उसका, है ना। लेकिन हमारी पेंटिंग को देख के वो समझ सकता है एक बार के लिए। ऐसी ही कोई फ्रेंच पिक्चर है या जापानीज पिक्चर है, उसमें आप शांतिपूर्वक देखिए तो आप उसको समझने लगेंगे कि वो क्या दर्शाना चाह रहा है डायरेक्टर, क्योंकि भाषा हमारे सब्जेक्ट में बाध्य नहीं करती है ना। हमारे में तत्व हैं, कलर हैं, टेक्सचर्स हैं जो हमारी बातों को समझा रहे हैं लोगों को। तो ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, इसको
मैं जरूर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हम लोग जुड़े हुए हैं इस समय क्लास में, वो सभी रिसर्च करने के पश्चात, खास तौर से मुझे लगता है सभी का उद्देश्य है कि एक अच्छे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एक डिग्निफाइड पोस्ट पे प्रोफेसर या लेक्चरर बनने की एक मंशा रखते हैं, है ना। तो जब आप ऐसी मंशा रखते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा मार्गदर्शक होना भी बहुत जरूरी होता है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए। तो ये हम डिस्कस करेंगे और सभी लोग उसको लाभान्वित हों, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, और प्रयास करूंगी कि आपकी जो जिज्ञासा है उसको भी मैं पूरी कर सकूं। अभी हम अपने इस सब्जेक्ट पे आते हैं। तो इन्हीं आर्टिस्ट के क्रम में खास तौर से हम इंडियन आर्टिस्ट के बारे में जब बोल रहे हैं, तो ये एक बॉम्बे की आर्टिस्ट है हमारी और एक हैदराबाद से रिलेटेड है। ये लोग खास तौर से पीड़ित हैं इससे। दूसरा एक आर्टिस्ट है जो कि मुंबई में है, फिर शुभु लक्ष्मी आर्टिस्ट शुभु लक्ष्मी। इन्होंने डिप्रेशन को अवसाद कहते हैं शायद उसको, डिप्रेशन को बहुत गहराई से अनुभव किया और उसी का चित्रांकन अपने कार्यों में किया है, उसी का रेखांकन किया है। उसी जो उस स्टेट में इनकी फीलिंग थी उसको दिखाने का प्रयास किया है, चित्रांकित किया है। तो मैं जो ये इंडियन आर्टिस्ट खास तौर से इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ करने वाले आर्टिस्ट हैं, उनका नाम जब बता रही हूँ तो आप जरूर देखिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ये जो डिप्रेशन के शिकार थे या पीटीएसडी के शिकार थे, इन आर्टिस्ट को कॉन्शियसनेस वैसी नहीं थी जो हम लोगों को होती है। एक बार को हम जो नॉर्मल आर्टिस्ट हैं वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम बात भी हो जाते हैं कलाकृति बनाते समय, नहीं यार हमें अच्छे से बनानी है। एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसमें लगा होता है कि नहीं यार अच्छे से बनानी है क्योंकि लोग देखेंगे तो उनको अच्छी लगनी चाहिए। बट जो ये सफरर हैं, ये आर्टिस्ट जो सफरर हैं, वो इस जकड़न से, इस बाध्यता से परे हैं। तो वो एकदम नेचुरल और फ्रीली कर रहे हैं। और आप सभी को पता है जितना नेचुरल और फ्रीली करा जाएगा काम, उतना ही बढ़िया काम होगा। तो वो मुझे लगता है कि आपको देखना जरूर चाहिए इन आर्टिस्ट का। इंटरनेट के ऊपर खासतौर से कोशिश करिएगा ध्यान देने की, और उसको फिर हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये भी। अब इसी क्रम में और भी कुछ ऐसे हैं जिनको हम बताना चाहेंगे। एक बहुत विचित्र सी बात एक आर्टिस्ट के उसमें आई, व्यक्तित्व में कह लीजिए या उनके जीवन के पक्ष को लेकर के हम अगर देखें, जो बताया गया वो थी उमा ओसवर्ल्ड। हाँ, W में वो स्पेलिंग बोल दे रही हूँ, OSWALD। ये जो आर्टिस्ट हैं, इनको एक्यूट डिस्क्रिप्शन था इनकी मदर के द्वारा जो बताया गया, मतलब कि शी वॉज एक्यूट इन डिप्रेशन के तहत थी, PTSD से भी शायद पीड़ित थी ये। और स्थिति ये है कि इनकी माँ का कहना है कि ये उस वक्त ब्रश और पेंट से जिस तरह के काम कैनवस और कागज पे करती थी, तो उनको देखने के और इनकी दशा को देख करके हमको ऐसा आभास होता था कि जैसे ये एकदम खत्म हो गई है। मतलब समझ रहे, इतने वो वाइब्रेंट होते थे या उग्र होते थे कि उनको लगता था कि ये अब एकदम जीवित नहीं रह सकती, खत्म हो गई है। लेकिन वो कहती हैं कि मतलब ये अमेजिंग है, ये एक चमत्कारिक वो है कि ये वापस आ गई उस उतनी डिप्रेशन की गहराई में जाने के बाद, उतनी सफरिंग के बाद ये पुनः एक नॉर्मल उस पे आके आज खड़ी है, जीवित है। ये बहुत बड़ी बात है। ये उनकी मदर का कथन है, मैंने कहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी बेटी थी, लेकिन इसमें एक चीज हुई,
जब तक ये उस डिप्रेशन में थी, एक्यूट डिप्रेशन में थी, तब तक तो ये अपनी भावनाओं को पेंट, ब्रश और कलर, कैनवस या पेपर के ऊपर उकेर के दिखाती थी, करती थी, मतलब लगातार निरंतर करती रहती थी। लेकिन जिस दिन, और ट्रीटमेंट चल ही रहा था उनका, है ना, तो बोली Yes. कि जिस दिन वो उस लेवल से बाहर निकली मेडिकेशन के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू, उस दिन से उसने ना तो ब्रश छुआ ना पेंट छुआ. Okay. She stopped it, and somewhat she changed the medium in spite of taking the paint or the color or the brushes. उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर दिया, और आज प्रेजेंट टाइम में वो एक, कंप्यूटर भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट हो गया, है ना. Yes. तो उसी फॉर्म ऑफ आर्ट का यूज आप इमेजिन कर सकते हैं, वो टेक्स्ट बेस्ड, मतलब कि लिपि बेस्ड जो आपके कंप्यूटर गेम्स हैं, Yes, ma'am. उनको बना रही हैं, उनको डेवलप कर रही हैं. तो आप उनका मेंटल स्ट्रेंथ सोचिए. जो उनके वर्क आप देखेंगे डिप्रेशन के टाइम में भी, जो पेंटिंग्स बनाई हैं, वो आपको साफ समझ में आएंगे कि ये उस फेज के हैं. लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए, डील करने के लिए, आउट ऑफ दैट डिप्रेशन आने के बाद उन्होंने इन फॉर्म्स को कैसे गेम डेवलप कर दिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू विद द टेक्स्ट भाषा के साथ में, ये एक बहुत बड़ा उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट Yes. है. अब हम लोग इसमें इसके आगे की चीज तो बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है केवल 20-25 मिनट इसमें बाकी है हमारे पास. आपकी एक जिज्ञासा है, और ये सब्जेक्ट अभी रिलेवेंट चल ही रहा था साथ में, तो आप मुझे उस स्टूडेंट के बारे में बताइएगा जो आपके यहाँ पर हैं. मैम अभी मैंने कॉलेज थोड़ा ज्वाइन किया था, 1 साल हुआ है मुझे, तो इतना नहीं पता, लेकिन उसके जो मुझे सीनियर टीचर्स बताते हैं, उनकी सीढ़ियों से गिरने से थोड़ा सा माइंड में हो गया था. और जब वो भी वो काम करता है, उसको नहीं पता रहता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, इतना वो कॉन्शियस नहीं है जो नॉर्मल बच्चे हैं वहां पे काम हाँ. कर रहे हैं. बहुत बार ये लगा लो कि अगर वो बैठ के काम कर रहा है, उठते एकदम से उसकी पैंट निकल जाती है, बाकी बच्चे हंसते भी हैं उनपे और क्लास हाँ. में, तो इस तरीके से. लेकिन जब वो काम करता है बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिल्कुल प्योर एक बच्चे की फॉर्म में, जैसे बच्चा काम करता है, जैसे आपने बताया, उसी तरीके से काम करता है, और उसी तरीके से उसका कलर एप्लीकेशंस भी रहता है. हाँ. लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है दूसरे बच्चों की तरह. देखिए, ये वाली जो चीज आप बता रहे हो, ये पीएसटी वाली और पीटीएस वाली नहीं प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम तो एक तरह से, मतलब कि ये हो गया कि हम लोग कहते हैं ना मेंटली हैंडीकैप वाली प्रॉब्लम, मतलब मानसिक विकलांगता वाली बात हो गई, क्योंकि ब्रेन में किसी एक पार्ट में ऐसी चोट लगी कि जिसके बाद मतलब वो उस तरह की जो आपने बात कहा. देखिए, ब्रेन 2 फैकल्टीज हैं हमारे में. एक जो हमारा है वो क्रॉस सेक्शनिंग होती है ना, तो जो Yes. थोड़ा बहुत हमको पता है, तो वो ऐसा होता है कि जैसे हम अगर अपनी राइट आंख है और उसमें हमारा कुछ चला गया, दर्द हो रहा है, तो हम अपनी लेफ्ट आई को अगर रब करें धीरे धीरे, तो इसके मसल्स में हमको आराम मिलता है. ठीक. Yes, ma'am. तो ये कुछ कहा गया है, ऐसा बताया जाता है कि ब्रेन का लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है राइट को, राइट पार्ट कंट्रोल करता है लेफ्ट को. Left. ठीक. तो अभी क्या है कि ये बच्चा, आपने जैसे बताया कि सीढ़ी से गिरा, इसको कोई वैसी घटना से चोट नहीं. नहीं लगी है, ये नहीं, तो ma'am. एक्सीडेंटल हो गया, है ना. Yes. तो वो ब्रेन का कोई मेम्ब्रेन या जो भी टिश्यूज हैं, जो भी फैकल्टी है ब्रेन की, जो हमारे में ये गवर्न करती है कि हम सोच समझ करके बोलते हैं. हम जैसे इस समय बात आपसे कर रहे हैं, तो मेरा एक ब्रेन का कोई पार्ट ऐसा है जो मेरी भाषा को कंट्रोल करके मुझे समझ के अपने शब्दों को बोलने दे रहा है, या Yes. मेरा कोई भी कंट्रोल है, मेरा ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है. पर इस बच्चे के साथ वो फैकल्टी डैमेज हो गई है. तो आपने जैसा बताया कि उसको ये भी नहीं पता चलता है कि जब वो उठ रहा है तो उसका पैंट Yes. खुल गया है या नहीं है. तो एक तो चीज ये है कि इस तरह के बच्चों के लिए आप सही कह रहे हैं कि उनकी मतलब इमेजिनेशन पावर में कुछ कुछ अभी और बहुत चेंजेस आएंगे, डेवलपमेंट्स आएंगे. Yes.
बस उसके साथ एक जरूर है कि आप उसको एक एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, जो मुझे लगता है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे किस एज के हैं ये आपके यहाँ? मैम 20 के आसपास ही है मैम। एक और है जिनको ये भी है कि कम सुनाई देता है या फिर कम बोल पाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं। हर एक क्लास में 1-2 स्टूडेंट्स मिल ही जाता है। अच्छा, तो तो जैसे कॉलेज में 3 से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। हाँ, तो अब जैसे ये वाला जो बच्चा है, तो इनके साथ के बच्चों को एक तो ये है कि जब आप लोग टीचिंग करने के लिए क्लास में जाते हैं, तो आप साथ के बच्चों को ये भी बोल सकते हैं, समझा भी सकते हैं कि इसको उसमें मत देखो, यस है ना। ये मतलब ठीक है, इसकी कैपेबिलिटीज कम हो गई हैं, जो नेचुरल एक उसकी थी सब कुछ चीजें, वो किसी कारण से खराब हुआ, लेकिन कम से कम आप इसको मजाक नहीं कर सकते ना आप इसका, इसके साथ यस एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, तो एक यस सिंपैथेटिक वे होना चाहिए। आप उनको ये समझाइए, क्योंकि आपने जो एज ग्रुप बताया वो 20 साल के बच्चे हैं। ये भी तय बात है कि यदि आप उनको समझाते हैं, कई बच्चों में आपने देखा होगा, कई बच्चे उससे बहुत सिंपैथी रखते होंगे, कई ऐसे यस होंगे जो मजाक बनाते होंगे, लेकिन जो जो मजाक बना रहे हैं, इसका मतलब उनका जो ह्यूमन सेंसिटिविटी है वो थोड़ी कम मात्रा में है, तो उसको एलोब्रेट करा दीजिए, थोड़ा सा एलिवेट कर दीजिए कि यस कैसे भाई तुम्हारे साथ का यस है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट करो, ये इस तरह से नहीं समझ सकता है। दूसरा, आप एज ए टीचर ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम उसको टाइम दें, स्पेस दें कि वो अपनी ड्राइंग्स को और अच्छे से कर पाए। यस मैम। बात कर पाता है? मैम खुद उसके फादर आर्टिस्ट हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ पर? मैम दिल्ली में है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बाकी उन्होंने घड़ी स्टूडियो में रिंग में काफी काम किया है अभी भी। ओहो, यस। अच्छा, तो वो तो वो खुद भी ही एक काफी काफी टाइम आके मिलते हैं तो बात करते हैं। ऐसा नहीं है मैम, मैं क्लास में भी बोलता हूँ, अपने लेक्चर्स में भी बोलता हूँ हाँ कि ऐसा बात नहीं है कि जैसे आप समझ रहे हो सब स्टूडेंट। और एक जैसे वो पिकासो का भी मैंने कुछ एग्जांपल दिया था कि पिकासो बच्चे से हार जाता है कि उस जैसा पेंट हाँ। नहीं कर सकता। आप उस वैसी खूबी है इसके अंदर, जिस हम्म। जो नेचुरलिटी के साथ वहां पे कुछ बार स्टूडेंट समझने की कोशिश भी करते हैं और बिहेव अपना धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। अच्छा, यस मैम। क्योंकि देखिए इस तरह की अवेयरनेस तो हम ही लोगों को बीच में लानी पड़ेगी, बात यस समझ रहे हैं, क्योंकि उतने लेवल पे जा करके एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं सोच पाएगा, शायद कुछ सोच यस भी मैम। लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं सोच पाते हैं, सेंसिटिविटी उतनी नहीं होती है। मेरा ये कहना है कि हम उस चीज को थोड़ा सा सपोर्टिव उसमें दें, कि जैसे एक उसकी ड्राइंग्स को आप थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट के आगे रख करके समझाने की कोशिश करिए कि ऐसे इसके भाव हैं, शायद इसने जो बनाया है। और क्या इसमें ये आपका जो कॉलेज है वो क्या बेसिकली आर्ट कॉलेज ही है, उसी टाइप का है, या नॉर्मल कोर्सेज भी हैं उसमें? नॉर्मल भी है मैम, फैशन डिजाइनिंग भी है, बीएफए भी है और इंटीरियर डिजाइनिंग भी है। हाँ सब हाँ। मिक्स। यस मैम। ये कहाँ पे है आपका? मैम करनाल में, हरियाणा में। करनाल, हरियाणा में। मुझे लगता है उस लड़के को अगर आप टीचर्स मिल करके उस तरह का करेंगे तो काफी इफेक्ट पड़ेगा, यस है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा होगा, चल रहा होगा, ट्रीटमेंट चल रहा है मैम। चल रहा होगा। कई ऐसे हैं। अच्छा मैम उसकी मदर भी मेरे ख्याल में खेरागढ़ में टीचर है म्यूजिक के शायद। अच्छा अच्छा, तो एटमॉस्फेयर तो उसको मिल सकता है। यस। तो क्या उन्होंने आपके यहाँ एडमिशन कोर्स के करने के लिए कराया है, या किस पर्पज से कराया उन्होंने आपके यहाँ? जब कोर्स आपके यहाँ आया पर्पस था तो वो नॉर्मल था? मैम इतना हिस्ट्री मुझे पता नहीं अच्छा, है, मैं आप अभी हाँ ज्वाइन अभी किया। नए गए हैं, ठीक यस। ठीक। वो खैर कोई इशू नहीं है। ये केस पोस्ट ट्रॉमेटिक वाला नहीं है। यस मैम। पोस्ट ट्रॉमेटिक इज समथिंग वेरी डिफरेंट। वो पोस्ट ट्रॉमेटिक जैसे हमने अभी आपसे बोला था, और भी उसमें एग्जांपल्स में आर्टिस्ट के साथ के लिए बात, मतलब आर्टिस्ट का बताएंगे हम। जैसे आपके बहुत उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मतलब आपके ये जैक्सन पोलक सफरर थे यस मैम। डिप्रेशन और इन सब से। फिर आपके विंसेंट वैन गॉग,
यस मैम, और मतलब कि माइकल एंजेलो, यस मैम, व्हेन आई गॉन थ्रू दीज आर्टिस्ट कि इनके साथ ये प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे लगा कि फिर इन्होंने इतने अच्छे काम कर लिए, इमेजिन। यस मैम, तो ये पूरा जो मेरा पेपर है वो इसी बात पे है, मैंने जो करवाया है अपना पेपर पूरा, कि अभी ये भी मैं बता रही हूँ कि हम लोग जो हैं बहुत एक प्रॉपर रोल प्ले कर सकते हैं। यस मैम, जैसे कि मतलब कि दो चीजें हैं हमारे सब्जेक्ट के द्वारा हम जो कर सकते हैं, वो एक है आर्ट एज थेरेपी, यस मैम, कला एक चिकित्सा के रूप में, ठीक। वो कला यस, चित्रकला भी हो सकती, मतलब विजुअल दृश्य कला भी हो सकती है, और या परफॉर्मिंग आर्ट्स भी, पर मैं अपने उससे लेकर के विजुअल आर्ट के संदर्भ में बताती हूँ। तो आर्ट एज ए थेरेपी थेरेपी, एंड आर्ट इन थेरेपी, ये दो हैं, दो सेक्शंस हैं। यस मैम, आर्ट एज थेरेपी, आज आर्ट एज थेरेपी क्या हो गया कि जैसे आपने जिस बच्चे का बताया उसके लिए ये कला एक चिकित्सा के रूप में है, और आर्ट इन थेरेपी, ठीक, चिकित्सा के बीच में जो कला का निर्माण हो रहा है, यस, तो आर्ट इन थेरेपी, आर्ट एज थेरेपी, दोनों अलग डिफरेंस है। आर्ट इन थेरेपी क्या था, जैसे माइकल एंजेलो की कला है, वो उसको एक थेरेपी की तरह करते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक किसी बुक में मैंने पढ़ा है माइकल एंजेलो का, मुझे पूरा याद नहीं है, उस पेपर के रेफरेंसेस में है कहीं पर वो बुक का नोट, तो उसमें ये था कि माइकल एंजेलो ने अपने पिताजी को स्वयं एक लेटर लिख करके इस बात को कमिट किया कि मतलब मैं, शायद आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा हो, बहुत कॉमन सी बात है उनकी ये, उन्होंने ये अपने पापा को लेटर में लिखा, पिताजी को, कि मैं इतने वर्षों से मुझे ये जो मैं चित्रण मतलब खासतौर से कर रहा हूँ, चित्रण चित्रकला के रूप यस, उसमें मैं जो कर रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ कुछ समय को छोड़ करके बाकी समय खुश रहा हूँ। ये एक साइन है डिप्रेशन का। ओके, वो बोलते हैं, कई जगहों पे उल्लेख मिलता है कि जब वो काम करते थे, उनको काम करना होता था, तो ही यूज्ड टू शट हिमसेल्फ इनसाइड फॉर मंथ्स, कई कई महीनों तक माइकल एंजेलो अपने आप को बिल्कुल बंद कर देते थे, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, खाना पीना कैसा भी होगा वो बस काम चलाओ टाइप का। तो ये सारे लेकिन उस डिप्रेशन में भी कला का निर्माण, ये बहुत बड़ी बात। यस मैम, द सेम थिंग विद द विंसेंट वैन गॉग, क्योंकि बड़ौदा में 2 एडिशंस में विंसेंट वैन गॉग के पूरे लेटर्स का, जो उसने थियो को लिखे, अपनी सिस्टर्स को लिखे, या और भी किसी किसी को आर्टिस्ट को लिखे हैं, तो उन सबके लेटर्स का पब्लिकेशन, जो उनके बचे हुए लेटर्स थे, सुरक्षित थे, उनका पब्लिकेशन 2 एडिशंस में है विंसेंट वैन गॉग के लेटर्स का। उस बुक का नाम ही था लेटर्स बाय विंसेंट वैन गॉग टू थियो करके, ऐसे कुछ बुक का नाम था। और उसमें आपको कभी, जैसे तो इंटरनेट में भी कई उस पे आपको मिल जाएगा, विंसेंट वैन गॉग के आप लेटर्स पढ़िए, जो थियो को हर पेंटिंग के बाद वो लेटर लिखते थे। पहले शुरू करने के पहले सनफ्लावर शुरू की तो लिखा, जब असाइलम में पहुंचे तब उन्होंने लिखा। तो मतलब उन लेटर्स के आधार पे ही इनको देखने के बाद साइक्रेटिस्ट लोगों ने और आपके जो ये आर्ट क्रिटिक्स थे, उन्होंने ये पहचाना कि कौन कौन सफरर था इन प्रॉब्लम्स। यस, पर अभी भी आप देखिए इंडिया में क्या होता है, यदि किसी को मैं ये कह दूं कि यार एक काम करना, तुम किसी अच्छे साइक्रेटिस्ट से मिल लो, तो वो कहेगा क्या मैं पागल हूं, आप मुझे जो ये सजेशन दे रहे हो क्या मैं पागल हूं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर अ मेंटली एबनॉर्मल पर्सन, नहीं, आपके कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं मानसिक रूप से, उनके निदान के लिए है। यस, बाहर में ये चीज उस समय के ये जो मास्टर्स थे तब तक इतनी प्रचलित नहीं थी। आज वहां पे आप देखिए, आप भी, अब तो इतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि हम लोगों के इंटरेक्शन कई कंट्रीज के लोगों से होता है, या आपके सगे संबंधी भी रहते हैं बाहर,
तो आप Yes. उनसे पूछिए, इट इज वेरी कॉमन। अगर उनको थोड़ा सा भी किसी बात का टेंशन है, अपने ऑफिस का कोई टेंशन है या अपनी फैमिली की कोई प्रॉब्लम की उसमें टेंशन है, तो वो तुरंत साइक्रेटिस्ट को जाके मिल लेते हैं, काउंसलर्स हैं बाकायदा। Yes. इसलिए कि उनसे हम बात करेंगे, हम इजी फील करेंगे, ठीक। फिर उनको ही ये साइक्रेटिस्ट या फिर काउंसलर जो भी है ये, वो उनकी थेरेपी बताता है कि किस तरह से तुम्हें उस पे काम करना और तुम इजी फील करोगे। इजी मतलब रिलैक्स, Yes. है ना। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे लगता है कि हम एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि अधिकांश जो कलाकार हैं वो बहुत बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए रिलैक्स्ड रहते हैं। रिलैक्स्ड किस सेंस में रहते हैं, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को फटाफट पेपर पे या पेंटिंग में निकालते हैं। जो Yes. गायक है वो गा के निकाल देता है, संगीतकार संगीत बना के या संगीत निकाल के कर देता है, तो या लेखक लिख के कर देता है। तो उन्होंने कहा कि वो इजी इसलिए रहते हैं क्योंकि वो इसको तुरंत बाहर निकालते रहते हैं। Yes. जो उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं और जो नहीं निकाल पाते हैं, वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बन के हमारे सामने आती है ना। तो वो इसीलिए ये जो हमारी सब्जेक्ट्स हैं वो कई चीजों में हम लोगों को बहुत इजी गोइंग मतलब रास्ता बना सकती है, दिखा सकती है। कल हम आपको और भी आर्टिस्ट बताएंगे, खासतौर से कॉन्टेम्परेरी इंडियन आर्टिस्ट और कुछ एक बाहर के कॉन्टेम्परेरी प्रिंट मेकर्स या आपके स्कल्प्टर्स हैं, अच्छे स्कल्प्टर्स हैं, उनको बताने का प्रयास करूंगी, है ना, जिनके कामों में थोड़ी अलग है, मतलब Yes. कुछ चीजें हैं समावेश किया या कुछ भी। जैसे आपके स्कल्प्टर, इंडियन स्कल्प्टर में विमान सुंदरम जी हैं, आप उनका जब पढ़ेंगे तो जो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, इंस्टॉलेशन स्कल्पचर्स का खास तौर से काम शुरू हुआ, उस इंस्टॉलेशन के वर्क को करने के लिए विमान सुंदरम सर का कहा जाता है कि वो भी उनमें से प्रथम Yes, ma'am. आर्टिस्ट थे जिसने ये शुरू किया। Yes. उनका ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मेरे लिए मतलब कई ऐसे अच्छी चीजें हैं, इनका नाम याद आ गया क्योंकि बड़ौदा में ही हमारे पास आउट होने के बाद डीन बने थे सर, और मैं पर्सनली मिली भी हूँ इन लोगों से। तो मैंने फिर बोला आपसे कि कई एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका जब मैं आपसे बातचीत करके आपको बताऊंगी उनके बारे में, तो वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं कि मतलब प्रत्यक्ष रूप से इन लोगों के कामों को मैंने देखा है, बात की है, तो वो इसीलिए परमानेंट यहाँ छपा रहता है, चाहे वो कितने भी साल बीत जाए, है ना। तो जैसे कॉन्टेम्परेरी प्रिंट मेकर्स में कल मैं आपको बताऊंगी, या अभी थोड़ा सा है, आपने भी पढ़ा होगा, रिनी धुमाल का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। रिनी मैम का तो स्पेशली ग्राफिक में भी है, काफी है, मतलब हम लोग थक जाते थे, लेकिन मैम का जो एनर्जी लेवल है वो मतलब जबरदस्त। और आप इमेजिन करिए, शी वाज, अभी जब उनकी डेथ हुई है सितंबर में, डेट शायद मेरे व्हाट्सएप पे पड़ा होगा, मेरे पास जब मैसेज आया था 9 या 10 तारीख का डेथ है उनका। एंड कैन यू बिलीव इट, शी वाज एट 75-76 ईयर ओल्ड। हाँ ऐसे ही थी मैडम। और जब थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई और उनसे हमने जैसे ही कहा कि मैम आप आज भी काम कर रही हैं, दैट इज वंडरफुल, बोली नहीं ज्योति बहुत एज हो गई है मेरी। तो मैंने कहा नहीं मैम, उतना तो काम हम लोग छोड़ चुके हैं, पर मैम तो कंटिन्यूएशन में, शी डिड स्कल्पचर्स, शी डिड पेंटिंग्स, आपके ग्लास पेंटिंग्स, और क्या कहते हैं आपकी ये लिनोनियम, मतलब ग्राफिक का हर मीडियम उन्होंने किया, लिथोग्राफी हो, एचिंग हो, लिनो हो, मतलब व्हाट नॉट टाइप का हर चीज करना है। मेरी बात हुई उसके पहले उन्होंने मुझे बताया कि टेपेस्ट्री पे काम करा रही। टेपेस्ट्री आपने सुना होगा कि जो बुनाई करके बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनती हैं, आप इमेजिन करिए। मैंने कहा मैम वो कैसे,
तो बोली कुछ नहीं, मैंने बनारस में वहां पर ढूंढे कारीगर और मैं वहां जाके कराई हूँ। मतलब उन्होंने उन वर्क को टेपेस्ट्री फॉर्म में भी किया। मतलब हेड्स ऑफ इट, उस एज में इतना एक्टिव होना बहुत बड़ी बात है। मतलब Yes. और उनको जो बड़ौदा में कुछ ऐसे कलाकार हैं उनके साथ के, या जैसे हमारे बहुत सीनियर्स, तो वो कहते थे कि इनको तो काम करने की बीमारी है, ये काम करने की बीमारी मतलब कि पेंटिंग करना या ये सब बनाने में इनकी बीमारी है। ये जिस एज में Yes. सब लोग छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, ये अभी भी लगी हैं, तो इनको ये इस तरह की बीमारी है, काम करने की बीमारी है। तो बट मैम यूज टू टेक इट वेरी गुड इन दैट वे। और उनका घर जहां पर है समा में, बड़ौदा में, उसी के पास स्पेशली आप सोचिए, मैं पास आउट हुई हूँ MFA 93-94 में। 96 में मैं वापस गई थी थोड़े दिन के लिए कि स्कॉलरशिप के उससे, तो 96, हाँ 96-97 के आसपास। तो जब मैं गई हूँ तो बड़ौदा में घर के पास ही एक अपार्टमेंट था जिसमें उन्होंने 2 फ्लैट्स, हाँ Yes. 2 फ्लैट्स ले लिए थे आमने सामने, और उनको स्टूडियो टर्न किया था। एंड कैन यू बिलीव इट, उस स्टूडियो में पूरा ग्राफिक का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। समा में ही उनका ये स्टूडियो है। और बाकायदा शुरू में तो जैसे जो बच्चे पास आउट हो जाते थे ग्राफिक के, Yes. तो क्योंकि और कहीं सुविधा नहीं थी, फैकल्टी में ही प्रेसेस थी, तो मैम ने प्रेस भी मंगाई इसमें और बाकायदा एसिड वगैरह सब कुछ। एंड उन्होंने ये कर दिया था कि आप बस एक काम करिए, जैसे ग्राउंड है, बिटुमिन पाउडर है या बेंजीन है, ये सब आप अपना लाइए, कलर्स हैं, सिंक प्लेट या लिनो या व्हाटएवर, लिथो नहीं, लिनो, Yes. वुड कट, ये सब आप अपना मटेरियल पेपर एपर ले आइए। बाकी आपको स्टूडियो उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता है। उसमें आप उनके घर जाइए, अगर बंद है वो स्टूडियो, कोई नहीं वहां काम कर रहा है, आप जाइए, चाबी लीजिए और काम कर सकते हैं आप। ठीक, उन्होंने मतलब बहुत फैसिलिटी दी। तो हमारे जो सीनियर्स थे, हमने भी वहां जाके काम किया। Yes. जब मैं 96 का बता रही हूँ, तो मैंने वहां थोड़े से दिन जाकर के फॉर अ चेंज काम किया था मैम के स्टूडियो में। एंड मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने, भूपेन सर ने किया था, मतलब कई लोगों ने उनके स्टूडियो के मशीन्स को और प्लेस को यूज किया। तो रिनी मैम का कंट्रीब्यूशन कंटेम्प्रेरी आर्ट में नो डाउट बहुत बड़ा काउंट करता है, हर सेंसेस में। मोस्टली उनके जो भी वर्क्स हैं, अगर आप उनके वर्क्स में देखेंगे तो फीमेल डोमिनेटिंग फिगर्स हैं। फिगर्स मतलब खासतौर से बर्स्ट पोर्शन, बर्स्ट पोर्शन का मतलब हो गया ऊपर कमर तक के पोर्शन। Yes. और वो जो है खुद उनको कभी आप देखते अगर, तो मैम का जो पूरा, मैंने कहा ना कि आपकी पेंटिंग्स आपके पर्सनालिटी को भी दिखाती हैं। Yes. तो मैम का जो पेंटिंग्स हैं या ग्राफिक के वर्क्स हैं, जब आप उनको देखेंगे तो मैम की ड्रेसिंग ऐसी होती थी कि हैंडलूम साड़ीज पहनती थी वो, और ट्रेडिशनल हैंडलूम कॉटन साड़ीज या सिल्क साड़ीज, और फिर उसके बाद बड़ी सी एक बिंदी होती थी उनकी, और क्या कहते हैं, जुड़ा है, उसमें एक बड़ा अच्छा सा हेयर पिन होता था जिसमें कुछ कुछ डेकोरेटेड लटकन्स होते थे। ये हम लोगों का ट्रेडिशनल था। मतलब Yes. लखनऊ से हम भी ऐसे ही, पहले बाल बड़े थे तो करते थे, तो रिनी मैम ऐसे तैयार होती थी। तो यही दृष्टिगोचर, मतलब कहीं कहीं पर पेंटिंग्स में यही प्रभाव दिखता है। उनके Yes. लेडी फिगर्स हैं, चेहरे हैं, उनमें बड़ी सी टीका या बिंदी, आप कभी उनके प्रिंट्स को देखिए, पेंटिंग्स को देखिए, तो वो प्रोमिनेंट हैं। और बहुत सारे कलर्स के पैचेस में प्रयोग है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो आपका पेंटिंग हो। तो Yes. वो एक उनके कलर, मतलब उनके वर्क को एक अलग आयाम देता है। और ये फिगर्स मतलब एक रिप्रेजेंटेशन थे, जो होता है ना, वो खुद बंगाली थी Yes, ma'am. ओरिजिनली, शी वॉज अ बंगाली लेडी। तो शादी सर से की थी, धुमाल सर से। तो मैम में जो होता है ना, बंगालियों के माँ देवी को, दुर्गा देवी को मेन Durga, ma'am. मानते हैं, तो उस चीज का एक रिप्रेजेंटेशन किया है फेमिनिज्म के, उससे बर्थ तक के फॉर्म्स हैं जिनको शक्ति का प्रतीक दिखाया है डिफरेंट डिफरेंट टीकों के द्वारा, और भी
कहीं पर कोई एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, उसको आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आता है। मैम का कंट्रीब्यूशन इस सेंस में अच्छा है। आज हम लोगों ने इस तरह के जितने भी आर्टिस्ट कॉन्टेम्परेरी बात किए हैं, इसी क्रम में कुछ और आर्टिस्ट होंगे जिनको हम बात करेंगे। नो डाउट इनके बारे में आपको नेट के ऊपर काफी सर्फिंग करने से मिल जाती हैं चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम बात कर लेते हैं, कोई हमें इस तरह से बताता है, तो वो ज्यादा हमारे ऊपर फिक्स्ड हो जाता है, या पर्सनली जब मिल लेते हैं किसी से। अच्छा भी लगता है कि अगर हमें बताने वाला भी वही है जो उनके साथ रहा है, उनके साथ काम किया है उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। इसी उसमें जो आपने अभी सेंटेंस बोला है, यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे फेसबुक के थ्रू मैं, क्योंकि लखनऊ अब जॉब की वजह से जा नहीं सकते आप, तो मेंशन करना चाहूंगी कि फेसबुक के थ्रू जिस वक्त मतलब जय सर के लेख होते हैं, उसमें थोड़े थोड़े उनकी जो भी अपने संस्मरण हैं वो जब डालते हैं, उनको आप पढ़िए। अगर वैसे तो पता नहीं हाँ आप हैं तो उनके जरूर पढ़िए। उनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है, मैं कई बार उनको ये कमेंट में भी कह चुकी हूँ, सर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आर्ट्स कॉलेज में बैठे हैं या सेंटर में आप आ गए हैं, या मैं घर पे आ गई हूँ और आप बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो वो लेख से, क्योंकि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है आपस में बात करना। मतलब हम अपनी बात को बताएं और वो समझा जाए, है ना। तो उस चीज के लिए बहुत, मतलब मुझे एक अच्छा वो लगता है कि सर के भी ऐसे ही होते हैं कि हाँ आपस में हम बात कर रहे हैं। और शायद मुझे भी अच्छा लगता है कि डायरेक्ट टॉकिंग हो, इंटरेक्शन हो, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ उसमें संपुट दे रही हूँ या उसको सपोर्ट कर रही हूँ, उसमें अपना कुछ क्या कहते हैं उसको, अपना भी अंश प्रदान कर रही हूँ। तो ये अच्छी वार्ता का मतलब फल निकलता है। तो कल के उसमें कुछ और भी आर्टिस्ट हैं जिनके नाम या आपने जिनके कार्यों को नहीं देखा होगा, हाँ आप नेट पे अगर उनके नाम ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन फिर मैं यहाँ पुनः जोर देके कह रही हूँ कि वो सभी कलाकार मेरे साथ के हैं, मतलब मेरे टाइम पीरियड के कंटेम्परेरी आर्ट में हैं, और मैं उनको जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको। और बाकी तो ये है कि आप लोग भी कई सारी प्रदर्शनियां देखते हैं, उसमें भी आपको कई लोग मिल जाते हैं और हमेशा अच्छा लगता है। आपने जैसे कल मुझे बोला था कि श्याम शर्मा सर से आप 2 दिन घर पे जाके मिले थे, तो वो जो पल है, वो जो आपकी चीज है, वो एवर लास्टिंग मेमोरी होती है। आप जब कभी कोई कुछ उनके बारे में कहेगा कोई कि अरे श्याम शर्मा जी जो प्रिंट मेकर हैं, तो आप धड़ल्ले से फिर बताएंगे। वो क्योंकि आपका अपना स्वयं का होगा, वो आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, और वो एकदम अच्छा सा अलग सा होगा, है ना। तो वो चीज है। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी आप लोगों से, ठीक है। और कल तक के लिए कोई जिज्ञासा हो, आज के या पहले के भी क्लासेस जो हमने लिए थे, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगी कि आपको बताऊं। सुनील जी बहुत शांतिपूर्वक सुनते हैं। सुनील जी पार्टिसिपेट करिए, कुछ पूछिए तो अच्छा लगेगा हमको, है ना। आप कुछ अपने अनुभव बताइए, क्योंकि आप भी डीएवी में एक अच्छे उसमें प्रवक्ता के पद पे हैं, तो आपके भी अनुभव अलग अलग होंगे, जी मैम, है ना। तो आप यहाँ पे एक शोध छात्र की दृष्टि से मेरे सामने नहीं है, आप मेरे एक समकक्ष मतलब कॉलिग के रूप में हैं, है ना। तो शांति बस को सुनना आपको ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं पूछने के लिए, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैम से मिलूंगा ना तो मैं उसको पॉइंट आउट नोट करूंगा। नहीं आपका बहुत ज्यादा हम स्वागत करेंगे, आप कभी भी आ जाइए। हाँ, आप देवेंद्र जी से हमारी बात हुई ना मैम, तो हमने उनसे कहा कि कल भी मैं कई सारी बातें पूछना चाहता था लेकिन पूछ नहीं पाया, तो बोले आज पूछ लेना। हमने कहा यार अब कल वो ग्राफिक वाला समय नहीं है, आज मैम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगी। तो नहीं, ऐसा हो जाता। मैं ऐसा करती हूँ कि कोशिश करूंगी, कल का मेरा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, ठीक।
तो एक बड़ी अच्छी चीज हो गई है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जिज्ञासा है, या आप मतलब एक जनरल हमारी वार्ता के रूप में भी, तो मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस सिलेबस वाले कंटेंट्स को पूरा करने के अलावा, जो मैंने शुभम जी से भी कहा है कि मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस तरह के इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करूं, है ना। तो उनसे मैंने ये बात कही, वो मुझसे कल पूछ रही थी कि आप 6 क्लास लेंगी कि 8 लेंगी या 10 ले पाएंगी। तो मैंने कहा मुझे तुम जितने दे दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम मुझे 12 दे दो, 25 दे दो, मुझे कोई मेरे को कुछ मतलब मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं एक सुपरवाइजर के तरीके से क्लास ले रही हूँ, मैं एक आपको अपने ही समानांतर समझ करके क्लास ले रही हूँ, क्योंकि आप सब 2 साल 7 साल 10 साल में मेरे बराबर के ही लेवल पे आ जाएंगे, जॉब वाइज कह रही हूँ, मतलब उसमें, है ना। तो मुझे तो वो अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करने में। तो मैंने कहा मुझे जितने क्लास दे दो, तो ऐसा कर लेंगे हम लोग, सुनील जी खास तौर से, मुझे बढ़िया लगेगा अगर आप अपने सारे क्वेश्चंस को रख लेंगे लिख करके, और हम जो 10 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं शायद उन्होंने बताया, जो 10वां सत्र होगा उसमें 1.5 घंटे के क्लास में मैं लगभग आधे घंटे, जैसे इंटरेक्शन के पॉइंट से आपके अभी तक के मेरे जितने भी क्लासेस हुए हैं उसमें अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा या पूछना चाहते हैं या और भी किसी भी तरह की, ठीक, उनको आप पेन डाउन कर लीजिए। हम लोग 10th वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसका हाफ एन आवर हम इंटरेक्शन, ओपन इंटरेक्शन का रख लेंगे, ठीक है ना। ठीक है मैम। और मुझे लगता है हर लेक्चर के बाद मैंने ये कोशिश की है कि 5-10 मिनट मैंने ओपन वो रखा कि मतलब हम लोग आपस में बातचीत कर ले। एक्चुअली है क्या ना कि ये जो ग्राफिक पार्ट है ना, ये फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए या स्कल्पचर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अनछुआ टाइप का रहता है, तो उसमें सस्पेंस बहुत है, तो इस वजह से उसकी क्वेरी भी बहुत ज्यादा है, बहुत अब सारी देखिए सुनील जी, मैंने तो आपके यहाँ के जो पूर्णिमा जी पहले विभागाध्यक्ष थी उनसे खासतौर से कहा था जब मेरी बात हुई थी कि आपके यहाँ मशीन है। यस मैम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल भी आपने इस विषय में बात की थी। मतलब ये कुमुद से भी मैंने एक दिन कहा था कि यार कुमुद ऐसा करो वो मशीन हमारे यहाँ भेज दो, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है मशीन नहीं द डे। मशीन भी अच्छा है, मशीन भी बड़ौदा का है। हाँ, मशीन भी ऐसी पड़ी हुई है, तो मैं चाहती हूँ सुनील आप भी कुछ इनिशिएटिव लें इसमें। और जो आपने बात कही, मैंने कल अपने उसमें कहा था कि ग्राफिक इज अ थिंग, इज अ मीडियम until and unless etching especially, if you are not going to touch it you cannot understand even। एकदम सही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारी चीजें मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि मैंने ये आप लोग अपनी बात, शुभम कन्वीनर हैं, उनको इस बारे में कहिए कि टेक्निक्स एंड मेथड के तहत जो सिलेबस में आपका ये पार्ट है, तो कम से कम ग्राफिक को लेकर के एक छोटा सेशन ऐसा कर दें कि आपके यहाँ ग्राफिक की मशीन है, वहां पे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, वो भी एक लेक्चर है, डेमोन्स्ट्रेशन भी एक लेक्चर है। हाँ मैम, ये जरूरी है मैम कि वो प्रॉपर मैम वो काम नहीं करती है, ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसमें सुनील? वो मैम ऊपर का पैनल तो खिसकता है जिसमें हम लोग लीनो वगैरह प्रिंट निकालते हैं, लेकिन वो नीचे से प्रॉपर नहीं खिसकती है, जिसके कारण मैम रोलर, हाँ रोलर वगैरह नीचे वाला रोलर जो है, तो क्या गैपिंग ज्यादा है उसमें? मैम अभी जब से मैं आया हूँ मैंने उसको देखा, वो ऐसे ही बंद पड़ी हुई है। तो दिखाने गया था, जब मैं ऊपर का जब उसको खिसकाता हूँ तो प्रॉपर खिसकता है। आप यदि मैम उसको एक बार देखेंगी ना तो शायद कुछ टेक्निकली बात बता पाए, क्योंकि वो यूज नहीं हुई है, नई की नई वैसी की वैसी रखी है। खोल करके दिखाई जा सकती है, मतलब मैम सामने रखी है, एकदम रखी हुई है, एकदम सामने रखी है, चला सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ एकदम सामने है। मैं तो कल उसको देख रहा था कि वो आई कहाँ से है और उसका फोन नंबर वगैरह मैं कल सब देख रहा था कि कहीं उसको कॉल करके बुला रवि से बनी है शायद, बड़ौदा वाले से। हाँ आई वहीं से है, बड़ौदा रवि से ही बनी है, वो रवि का ही स्ट्रक्चर है।
हाँ अच्छा। गुजरात में। जी मैम। यस, और प्रेशर में ही थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। प्रेशर एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम Yes, होगा। ma'am. मैं कोशिश Yes, ma'am. करूंगी सुनील, मैं कॉलेज में किसी दिन निकलती हूँ और तुम्हारे यहाँ, क्योंकि कई जो एक्टिविटीज हुई, जैसे अभी आप लोगों की एग्जीबिशन हुई थी, उस समय भी हम आए थे। तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आप अपने कॉलेज में एचिंग का प्लेट रेडी करवा के और इनके कॉलेज में अगर प्रिंटिंग। शशि, हम तुमसे एक बात कहें, तुम क्योंकि तुमने ग्राफिक लिया था, एक बार कल तुम डिपार्टमेंट आओ। सर हम हरियाणा में हैं। देखो एक बार, नहीं उसमें कोई जैसे ही हम आएंगे हम देखेंगे। यदि आपका ऊपर का रोलर घूम रहा है, बेड खिसक रहा है, तो नीचे के रोलर में या तो वो जाम हो गया या गैपिंग आ गई है। यस उसमें काम हो सकता है, ऊपर वाले से भी काम हो जाएगा। मैडम आगरा कॉलेज में भी है मैडम, ग्राफिक्स की मशीन बहुत अच्छी है। कहाँ पर? मैडम आगरा कॉलेज आगरा में भी है मैडम, बहुत यही बहुत बढ़िया है मैडम, वो तो सुचारू रूप से काम करती है। हाँ भाई, वहाँ करती है, वहाँ वो पुराना कॉलेज है। हाँ मैडम, मैंने भी ग्राफिक्स ही लिया था ना, 2 ही चीज सीख पाया था मैडम मैं, वुड और लीनो सीख पाया, और ये सिल्क इसकी नहीं सीख पाया, और भी चीजें सीखनी थी ना मुझे। एचिंग नहीं सीख पाए आप? खैर मैं मेरे को ये तो पता है कि लिथो तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम जगहों पे अब मतलब लाइम स्टोन वाली प्रिंटिंग चल रही है बहुत कम जगह पे, क्योंकि एक तो लेबोरियस बहुत है। लिथो स्टोन हाँ, आप अकेले मतलब खासतौर से हम गर्ल्स तो बिल्कुल नहीं उठा पाते थे, बहुत छोटा होता था तो उठा लेते थे, लेकिन अगर बड़े साइज का लिथो करना है तो फिर मतलब डिपेंडेंसी होती थी। खैर है भी, ग्राफिक में टीम वर्क भी है, टीम वर्क के सेंस में कि जब एचिंग का प्रिंट निकालते थे तो हमको दूसरा व्यक्ति चाहिए जो पेपर रख दे, क्योंकि हाथ गंदे होते थे। सपोर्ट, सही कह रही है। तो एक दूसरे के साथ में एक सामंजस्य बहुत अच्छा मिलता है, तो उससे मुझे लगता है कि ग्राफिक के लोगों का आप जानती होंगी मैं, मनीषा दौरे मैम थी ग्राफिक्स की, मनीषा दौरे बड़ौदा की थी मैडम वो भी। ये मेरे ख्याल से आर्ट्स कॉलेज की ही है। हाँ मैम, मनीषा दौरे थी, और वो बड़ौदा से ही पढ़ी थी ग्राफिक्स में। बड़ौदा से नहीं है वो। तो मैम उसने बड़ौदा से कहाँ किया है? मैं फिर बड़ौदा से वो तो मुझे सुनने में शायद ऐसा ही आया था, बड़ौदा की है, MFA किया हुआ था। ये मेरी जूनियर आर्ट्स कॉलेज में थी, मेरे बाद बड़ौदा से किसने किया है? मनीषा का बड़ौदा में नहीं था शायद। मनीषा दौरे है मैम उनका नाम, आपसे मिली हो तो वो संज्ञान में नहीं हो। बड़ौदा में तो नहीं मेरे को लगता है, लेकिन हाँ आर्ट्स कॉलेज में मैंने सुना था कि आर्ट्स कॉलेज में जूनियर मैं पास आउट हुई हूँ तब की है ये शायद हो सकता है मैम, मुझे ज्यादा ऐसा भी तो हो सकता है मैडम, मुझे नॉलेज ना हुई हो। नहीं मे भी आप सही भी हो। मुझे इनकी MFA इसका बड़ौदा का है, आई कांट से इट, मुझे नहीं पता है इनका। कोई बात नहीं मैम, वो यही वो ग्राफिक्स वही लेती थी। अच्छा, तो फिर इंदू मैम ने मुझे सिखाया था, इंदू मैम ने सिखाया था लीनो और बुड। लीनो तो इंदू मैम ने सिखाया था, और बुड सिखाया था अश्विनी सर ने। अच्छा, तो मनीषा ने एचिंग नहीं कराई आप लोगों को? इन्होंने वो ऐसा था, वो बिजी थी, कुछ कोई काम चल रहा था उस समय, इसीलिए कोई शेड्यूल था उनका, तो उस समय सिल्क स्क्रीन इंदू मैम ने सिखाई थी, तो मैं उस दिन गया नहीं था क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो पार्ट रह गया। उसके बाद पेपर हुए, फिर हम पास आउट हो गए। लेकिन मुझे ग्राफिक्स अच्छा लगा था मैम। हाई अच्छा। हाँ मैम, कुछ नया सीखने को मिल रहा था ना। अब उसमें चॉइस थी कि लैंडस्केप और ग्राफिक्स में से एक लेना है, तो मैंने सोचा लैंडस्केप तो हम करते ही रहते हैं, कुछ नया सीखें, तो इसीलिए मैंने ग्राफिक्स लिया था मैम। मैंने तो फिर भी थोड़ा बहुत देख लिया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने लिया था, तो मैं वहां जाता था, पूरा उसको देखता था प्रोसेस, और उनका हाथ भी बड़ा रहता था, तो काफी। सर आपने ग्राफिक्स लिया था? सुनील सर, आपने ग्राफिक्स था आपके पास भी? नहीं मेरे पास नहीं था, मैंने पॉटरी ले रखी थी। देख के सीखा? हाँ, देख के, मतलब फ्रेंड्स थे तो इंटरेस्टेड। हाँ नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा मैडम। मैंने बहुत सारे प्रिंट भी निकाले थे, लेकिन और आता और सीखने को मिलता तो मैं वो बहुत काम करता फिर। नहीं वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और मतलब अगर वाकई में आप सुनील इसको थोड़ा सा ठीक कराइए अपने यहाँ, हो सकता है वो एक डेमो क्लास होनी चाहिए मैम। सर मैं अभी फरवरी के एंड में आऊंगा, तो फिर कॉलेज में आते हैं। तो एक बार बस देख लीजिए, क्योंकि जब तो ऐसी की ऐसी रखी हुई है, इसलिए उसको किसी ने भी टच नहीं किया, तो शायद वो सही भी हो, ऐसा नहीं है।
कि उसमें कोई ऑयल वॉयल technical डाल के देखो नहीं सर, होता शायद है। क्या पता वो चले। फेल्ट वगैरह सब है आपके पास सुनील? मैम वो सब देखना पड़ेगा, मशीन तो मेरे को सामने से दिखती है पूरी। हाँ मशीन, लेकिन फेल्ट वगैरह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एचिंग आप करते हैं तो फेल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैम बाकी कुछ भी मैंने नहीं देखा, बस मशीन। एक्रिलिक शीट पे भी होता है काम, तो मतलब अगर मशीन, अरे मुझे तो यही आश्चर्य था कि मशीन है लेकिन काम नहीं है, बताइए। नहीं नहीं नहीं, आप मैम कभी भी मौका मिले ना तो आप एक बार उसको विजिट जरूर करिए, देखिए, मुझे को बताइए कि कैसे होता है, मैं ही निकाल के आपको दिखाऊंगा कि हाँ देखिए मैम मैंने बनाया है। ठीक ठीक, डन। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, और क्या, ठीक है, वो कोई इतना यदि बड़ा। मुझे टाइम मिलता है मैं किसी दिन आऊंगी, उसका हाँ, देख लूंगी रोलर का प्रेशर ठीक है कि नहीं है, हाँ, है ना? बिल्कुल तो मैम बिल्कुल, कि एक मैं कम से आती कम हूँ, और तब तक करके। ये मतलब फेल्ट वगैरह है, उसकी सुविधाएं आपके पास, ऐसे ट्रे वगैरह सब ली गई होगी मेरे हिसाब से, तो हाँ मैम मशीन है तो सब होनी चाहिए। सब होना चाहिए, मुझे हाँ ऐसा लगता है। अब मालूम बिल्कुल। नहीं, क्योंकि यहाँ पर शुरू से लिनो कटिंग का था प्रोविजन, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि एसिड ना लिया गया हो, मतलब एसिड ट्रेज ना ली गई हो। वो तो मैम आ जाएगी, हम मैम उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं कहीं और, हाँ मतलब हाँ हाँ वो तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, वो तो कुछ नहीं ठीक है, है। बस एक बार। हाँ, कि वो तो काम इसको, कर रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाँ काम कर रही है तो उसको बिल्कुल किया जा सकता है, हाँ मिल वगैरह यूज करके, या कोई भी प्लेट का हम लोग यूज कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल, उसको जिसकी ड्राई जगह पॉइंट के कोई उससे भी नहीं। आप कर हाँ लोगे, जरूरी नहीं एसिड वगैरह चाहिए हो उसमें, आप उसको ड्राई पॉइंट का मैम काम क्या, किया जा सकता है। एक्चुअली मैम ये मतलब पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो पाया, जब से मैं हूँ हाँ, तब से इसको देख नहीं रहा हूँ। अदरवाइज मैम बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट वाली चीज है, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट मैम यही है जिसको हम थ्योरी में कवर कराते हैं। और जबकि आप मानेंगे नहीं, नेट में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इसी के, ग्राफिक ये प्रिंट ये मेकिंग के ये ही आते हैं। यही चीज मैम उनको हम लोग थ्योरी में कन्वर्ट करवा देते हैं, भैया लो थ्योरी समझ लो, और उससे हाँ उनको पता लेकिन नहीं आता। नहीं, वो तरीका ठीक नहीं है। एक चीज मैम एक जो बार करके 2020 में देखिए जो ना मैम। 2020 में जो नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें कम से कम 10-12 प्रश्न आए थे मैम ग्राफिक्स से। आते हैं, हमेशा आते हैं, प्रिंट मेकिंग के सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन मैम मेरा एक क्वेश्चन है, अभी यूनिवर्सिटी में भी मैंने विजिट किया था जब मैंने पीएचडी का फॉर्म भरा था, तो वहां पे भी प्रिंट मेकिंग का नहीं है स्टूडियो स्टैब्लिश अभी तक। नहीं है। तो अगर डीएवी में अगर प्रिंट मेकिंग का प्रेस है, यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। एक्चुअली क्वेश्चन मार्क बेटा बहुत चीजों में है, कि जैसे आपने सिलेबस में तो दे दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ द मतलब इनरिच करने के लिए, बट द थिंग इज इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, यस कि नहीं मशीन होनी कंपलसरी है कॉलेज में। बात समझ रहे मेरी? जब तक एक उसमें दबाव नहीं बनता है तब तक, खासतौर से हम जैसे इस संदर्भ में बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के उससे, कि इतने उनको पता नहीं होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। आप उनको इम्पोर्टेंट फील कराइए, कुछ ऐसी स्ट्रिक्टनेस बनाइए कि नहीं आपको मशीन एस्टेब्लिश करनी है, ऐसा काम कराना ही कराना है। अब कोर्स में तो खैर हम बाध्यता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लीनो का ही ऑप्शन है अपने यहाँ, सीएसजीएमयू में लीनो का ही है। अब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज में ये पुटअप करने वाली बात है कि भाई ग्राफिक के बेस पे, सब्जेक्ट के बेस पे कई क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी हम फॉर्म्स भरते हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, मतलब जितनी भी ये आपकी नेट की है या फिर आपके टेक्निकल लेक्चरर, क्वेश्चंस, यस टेक्निकल बेस पे ही है, और जब तक हमें इसका आएगा नहीं हम उसको कर भी नहीं पाएंगे, है ना? यस तो उसके लिए तो मेरे हिसाब से अब यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज को ये करना चाहिए कि भाई आपके कोर्स में कंपलसरी एचिंग, चाहे एक ही प्लेट आप बनाओ, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज एचिंग। देन यू आर गोइंग टू फोर्स कि नहीं अब हर कॉलेज वाले एक एक मशीन जरूर इस्टेब्लिश कराएं, तब तो होगी। अभी लीनो तो हम स्पूनिंग से निकलवा देते हैं। अब इस इसीलिए बार बड़ा साइज है सुनील, आप समझिए, बड़े साइज में स्पूनिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है। मैम थोड़ा सा वो सब लोग उससे बचने की भी मुझे लगता है कहीं कोशिश तो नहीं करते। हो सकता है, सही भी कह रहे हो, रिकॉर्डिंग में चल रहा है, चुप रहना सुनील, ठीक है? ठीक है। मैं इसलिए अलर्ट कर दे रही हूँ, देखो, है ना? नहीं तो बेटा, आज की क्लास हम, हाँ अपने मन की वेदना को स्पष्टीकरण हो रहा है बेटा आपका। अब हम यहीं पे अपने क्लास को खत्म करते हैं, और कल हाँ। हम फिर से इंडियन आर्टिस्ट एंड कॉन्टेम्परेरी इंटरनेशनल कल आर्टिस्ट कितने के बजे ऊपर बात क्लास करेंगे। रहेगी मैम? कल इसी टाइम पे है, 5 साढ़े 5, मेरे ख्याल से उसमें 5:30। 7 AM लिखा हुआ था ना जब मैं बोल रहा था, 7 AM। एम नहीं किसमें? होगा मिस्टेक भाई। बाय मिस्टेक वैसे हो गया टाइपिंग में हो गया होगा। नहीं नहीं, हाँ, हाँ। 5:30 ही मुझे बताया गया है,
यस है ना? ये नहीं, तो ठीक है, मैं मैं लिंक ओके मैम, ठीक है, ठीक नमस्ते है, मैम। फिर से मिलते हैं। नमस्ते, नमस्ते। यस